सलाम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आजकल एक बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसीज़ को लेके। वैसे तो क्रिप्टो करेंसीज़ कॉन्स्टेंटली एक अप एंड डाउन के जोन में रहती हैं। पहले पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसीज़ की बात हुई तो बड़ा शोर मचा, लोगों ने बड़ा बुरा भला कहा कि ये तो एक अजीब व गरीब किस्म की नई चीज़ है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है, चूना लग रहा है, गैम्बलिंग है वगैरह वगैरह। फिर एक टाइम आया जब सीमिंगली वो एक्सेप्ट हो गया मेन स्ट्रीम के अंदर और पाकिस्तान इमर्ज्ड एज अ थर्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स इन द वर्ल्ड। और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से क्रिप्टो खरीदी भी जा रही थी, ट्रेडिंग भी हो रही थी, बड़ा लोग उसके ऊपर पैसा भी बना रहे थे और बहुत सारी डिफरेंट इंटरनेशनल कंपनीज अनरेगुलेटेड तरीके से पाकिस्तान में लॉन्च भी कर गई थी। फिर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्रैकडाउन किया आज से 4-5 साल पहले, बहुत सारे लोगों को बैन किया। स्टेट बैंक ने बड़ा कैटेगोरिकली आके बोला कि जी ये चीज़ बिल्कुल गलत है और जो भी इसको करेगा वो इलीगल काम कर रहा है और बड़े सारे लोगों को एफआईए के नोटिस भी गए। फिर एकदम से यू टर्न हुआ और फाइनली गवर्नमेंट ने एक पूरी मिनिस्ट्री बना ली क्रिप्टो करेंसी के अराउंड। और अभी पिछले 1 डेढ़ 2 साल के अंदर तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम हो रहा है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा जियो पॉलिटिक्स की भी आंसर हैं और ज़ाहिर है कि इंटरनेशनली डिफरेंट लॉबीज़ आर पुशिंग फॉर दैट एज़ वेल। लेकिन मोस्ट रिसेंटली अभी अगेन ये मेन स्ट्रीम में कॉन्वर्जेशन इस वजह से आई बिकॉज मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से किसी ने गालिबन कोई बाहर कॉन्फ्रेंस थी, मलेशिया में थी, कहाँ पे थी, वहाँ पे किसी ने एक सवाल पूछा अबाउट क्रिप्टो करेंसीज, जिसके ऊपर उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि जी ये तो बिल्कुल गलत है और ये एक सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग है और कभी चढ़ जाती है कभी कम हो जाती है, इसका कोई फंडामेंटल बैकिंग नहीं है। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज तकी उस्मानी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर पर्टिकुलरली जब फाइनेंस की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा नाम है। मीज़ान बैंक के आई थिंक वो बोर्ड में भी हैं। बहुत सारी डिफरेंट शरिया फाइनेंस और इस्लामिक फाइनेंस के बोर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। उसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ना सिर्फ होते हैं बल्कि एक बड़ी लीडिंग अथॉरिटी के तौर पे होते हैं। तो जाहिर है जब उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में इतना क्लियर स्टांस लिया तो ओवरऑल पब्लिक ने तो शोर मचाया इवन पॉलिसी सर्कल्स के अंदर बड़े सीरियस सवालात उठना शुरू हैं। इसके लिए आई वांटेड टू हैव अ वाइडर कॉन्वर्सेशन, अ वाइडर अंडरस्टैंडिंग एज वेल, पर्टिकुलरली फ्रॉम समवन विद इन पाकिस्तान जो कि ना सिर्फ पॉलिसी को समझते हैं, फाइनेंस को समझते हैं, बट इन फैक्ट बड़ा डिटेल से काम कर रहे हैं ऑन द इस्लामिक फाइनेंस साइड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। 2 दफ़ा हम इनको पहले चैनल पे बुला भी चुके हैं। मैं यहाँ पर कहीं पर इनकी पुरानी वीडियोस की लिंक भी डाल दूंगा ताकि अगर आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग करनी हो कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है तो यू विल गेट टू नो अबाउट दैट एज वेल। रिसेंटली इनकी एक किताब भी आई थी जो कि ही वाज काइंड इनफ टू सेंड मी आउट हियर इन एटलांटा। It's called Breaking the Trap of Debt, Inflation, Interest and Poverty, Replacing Fractional Reserve Banking with Full Reserve Money। जाहिर है उसके अंदर जो इनका फंडामेंटल फिलॉसफी है वो एक इस्लामिक फाइनेंस से ही निकल कर आई है और उसके उसी के टेनेट्स को यूज़ करती है, बट वो एक्चुअली जो एक बड़े एकेडमिक तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों करंट जो डेट बेस्ड सिस्टम है वो एक पॉन्जी स्कीम है, मच बिगर पॉन्जी देन एनीथिंग दैट क्रिप्टो करेंसी इज़। और इसके अंदर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर पर्टिकुलरली एक काउंटर में ये भी देना चाहूँगा क्योंकि मैं द रीज़न वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर बुक एंड दिस पर्टिकुलर गेस्ट इज़ दैट मैंने लास्ट ईयर तकरीबन 2 साल हो गए मैंने एक कॉन्वर्जेसन की थी विद हारिस इरफान साहब। ही इज़ अ बैंकर, एक्स बैंकर बेस्ड इन द यूके, जो कि बहुत ज़्यादा इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर काम कर चुके हैं। गालिबन जो सऊदी के अंदर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बुर्ज खलीफा वगैरह इस तरह के प्रोजेक्ट की जो इस्लामिक फाइनेंस थी वो उन्होंने बिल्ड की थी। इवेंचुअली उन्होंने वो काम छोड़ा और अब वो बहुत बड़े एडवोकेट हैं अगेंस्ट द डेट बेस्ड सिस्टम। और वो ये कहते हैं कि जी बिटकॉइन इज़ द मोस्ट इस्लामिक फॉर्म ऑफ करेंसी। तो यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट है और जो क्रिप्टो करेंसीज, नॉट ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज बट पर्टिकुलरली जो द टॉप क्रिप्टो करेंसीज जो कि फाइनाइट हैं, उसके बहुत सारे प्रोपोनेंट्स ये बात बोलते हैं कि यार इट्स अ फाइनाइट रिसोर्स जो कि कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू को मेंटेन करती है। उसको अगर आप डॉलराइज टर्म्स में देखेंगे तो डेफिनेटली आपको वो स्पाइक्स नज़र आएंगी, बट कहीं ना कहीं वो एक फाइनाइट सोर्स है जो कि फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम की तरह से इन्फिनिटली प्रिंट नहीं हो रही। तो जाहिर है कि ये दो बड़े डिफरेंट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों आपस में बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। और जो लोग अकाउंटिंग और फाइनेंस और इन सारी चीज़ों को समझते हैं उनको ये पता है कि आप इसको जैसे भी चेपी लगा लगो के बेच दें, फंडामेंटली फॉर द एवरेज फॉर द एवरेज पॉपुलेशन जो करंट आपका कैश बेस सिस्टम है वो इट इज़ अगेंस्ट द एवरेज मैसेस जो कि इतना ज़्यादा टेक्निकली फाइनेंशियली इतने लिटरेट नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अगेन एक बहुत ही ख़ास मेहमान जिनको जो कि वैसे तो आई थिंक इनका एक बहुत डिटेल्ड करियर रहा है इन फाइनेंस एज वेल, इन अकाउंटिंग एज वेल,
बट मोस्ट रिसेंटली पिछले 1 साल से ही इज़ बीन डूइंग दिस एडवोकेसी फुल टाइम। कानित खलीलुल्लाह साहब, thank you so much for taking the time out and joining us once again. जी, जी। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत। सर मुझे पहले तो ये बताएं, आपने सुनी तकी उस्मानी साहब की बात, व्हाट आर योर स्टार्टिंग थॉट्स ऑन दैट? ये तकी उस्मानी साहब ने मुझे आपने जो बताया शायद उस तरह का भी हुआ हो, लेकिन जो अभी रिसेंटली बात हुई है वो ये कि उन्होंने एक फ़तवा दिया है। किसी ने पूछा, किसी स्टूडेंट ने, कि भई मैं अपनी तालीम की फ़ी जो है वो देना चाहता हूँ क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। तो बड़ा शॉर्ट सा फ़तवा है, जब मैं देखा उसमें ये था कि ये माल की डेफ़िनेशन में नहीं आता, इसलिए गलत है। और आपको पता है वो यानी जो दारुल इफ्ता होते हैं मदरसों के अंदर, दारुल उलूम कराची में, वहाँ जब आप कोई चीज़ दाखिल करते हैं तो वहाँ नीचे मुफ्ती उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद वो आगे जाती है, फिर वो एज़ अ मुफ्ती है, हेड मुफ्ती या मुफ्ती आज़म, वो फिर साइन ऑफ करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद उन्होंने जो आपने बताया मलेशिया में भी कहीं कहा होगा, लेकिन जब ये फ़तवा आता है तो एक ज़रा यानी एक तरह लिखी हुई चीज़ आ गई है। हम्म। तो उस लिहाज से उन्होंने ये कहा। उसमें मेरा ये ख्याल है कि जो पहले को उसमें उन्होंने तफसील नहीं बयान की इसकी। उन्होंने कहा जी माल की डेफिनेशन में नहीं आता और इसलिए ये वो है, गलत है। तो मेरा इसमें व्यू ये था कि ज़ाहिर उन्होंने तफसील नहीं बयान की तो हम उसके वो तो नहीं देख सकते कि क्या उसके पीछे बेसिस क्या हैं और किस तरह। लेकिन माल के बारे में जनरली जो कहा जाता है वो ये है कि माल वो है कि जो टेंजेबल हो, जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा हो, और जो हमारे माल के वो है ना जिस पे, तो उस लिहाज से माल की अगर आप देखें तो आज दुनिया के अंदर बहुत सारे इसके अलावा भी हैं। जैसे अगर आप इंटेंजिबल एसेट्स देखें तो इस वक्त जो टॉप 500 कंपनीज हैं उनका 70-80% जो वैल्यूएशन है वो इंटेंजिबल एसेट्स की है, जिसमें जिसमें पेटेंट्स आ गए, जिसमें ब्रांड्स आ गए। कोकोला के ब्रांड की बड़ी वैल्यू है। तो वो माल अगर उस डेफिनेशन में जाके देखें तो बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो फिजिकल नहीं है, और जो जिसको आप क्या कहते हैं, ये आप कह सकते हैं कि लीगल बैकिंग हो जाती है उसके अंदर। यानी अगर आपने पेटेंट जो है रजिस्टर करवाया हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रजिस्टर भी नहीं होते, लेकिन उसकी वैल्यूएशन अलग होती है और उसको देने के लिए तैयार है। तो मेरा ख्याल है कि जो माल से ज़्यादा मैं अगर कहूँ क्रिप्टो करेंसी को, कि क्रिप्टो करेंसी का जो मेरा इसमें व्यू है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो करेंसी नहीं है। करेंसी की जो बेसिकली डेफिनेशन होती है वो ये है कि एक तो वो ये है कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज़ हो रही हो, कि आज आपको चीज़ खरीदनी है तो आप जाके उससे खरीद लें। और दूसरा उसका जो मेजर यानी 3-4 कैरेक्टरिस्टिक, मगर दूसरी बड़ी कैरेक्टरिस्टिक उसकी ये है कि वो स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे है, कि आज तो आपको ज़रूरत नहीं, मगर आपने रख लिया है और कल आप उससे ले लें। उसमें ज़ाहिर इकोनॉमिस्ट जनरली यही कहते हैं कि उसकी वैल्यू स्टेबल होनी चाहिए। तो अगर आप बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन के अंदर जो सब बड़ा मसला है करेंसी का वो ये कि उससे ट्रांजैक्शन बहुत कम होती हैं। यानी ट्रांजैक्शन अगर आप एक पिछले दिनों सर्वे हुआ था, मेरा ख्याल है अमेरिका की सर्वे था, कि 2% ट्रांजैक्शन जो हो रही हैं, बाकी 98% लोग उसकी वैल्यू बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। जिसे आप स्पेकुलेशन कहते हैं कि आपने एक चीज़ खरीद ली, उससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, उसकी वैल्यू बढ़ने का इंतजार हो रहा है कि जी वैल्यू बढ़ गई तो बड़ा फ़ायदा है, और वैल्यू अगर गिर गई तो वो नुकसान है। और स्पेकुलेशन है फिर ये जो आपने बताया कि उसमें बहुत हाइक्स और वो आती हैं। यानी 2010 के अंदर कोई 10,000 बिटकॉइन से शायद 2 पिज़्ज़ा खरीदे गए थे। अभी पिछले साल पहले जब एक हमारे गवर्नमेंट के एक साहब कह रहे थे कि भाई बिटकॉइन अगर 1-1.5 साल पहले खरीद ले तो बड़ा फ़ायदा हो जाता। उसके बाद बिटकॉइन की कीमत $1,20,000 से $60,000 ले लिया, गवर्नमेंट कर लेती तो बड़ा नुकसान होता है ये। तो ये जो स्पेकुलेशन है उस लिहाज से करेंसी की उसमें नहीं आती, क्योंकि करेंसी ना उससे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज़ हो रही है, और ना आप उसको स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर कीमत जाए, यानी फ्लक्चुएट ना हो। ऐसा ना हो कि कल आपको कोई चीज़ खरीदनी है, परसों आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आप उससे खरीद सके। तो ये जो 2 मसले हैं क्रिप्टो करेंसी के, वो यानी वो करेंसी की डेफिनेशन में नहीं आ रही होती। फिर मेरा अपना ये ख्याल है कि इसमें जो अगर आप ब्रॉडर यानी देखें इस्लामिक ऑब्जेक्टिव्स, तो उसमें बहुत बड़ा मसला यानी जो मकासद शरिया हैं, जो इस्लामिक ऑब्जेक्टिव हैं, उसके अंदर ये है कि जी जस्टिस है, उसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट है, यानी मसलहा जिसे आप कहते हैं, उसके अंदर गरर की बात है, गरर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप उन सारी चीज़ों पे जाके देखें तो आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो कोई यानी उसमें नुकसानात ज़्यादा हैं फ़ायदे के बदले में। इसलिए कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर जब आप जो उसका मेजर काम है ट्रांजैक्शन का जो करेंसी का, वो तो नहीं कर रही, लेकिन वो बहुत बड़ा उसने ये काम बिल्कुल किया है कि उसने एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर कर दिया है कि मैंने आपको पेमेंट की
तो उसको हज़ारों लोग बैठ के अपने-अपने नोड्स, अपने-अपने कंप्यूटर्स के ऊपर उसको वेरीफ़ाई कर रहे होंगे। शुरू में वो कंप्यूटर जो है वो हल्के थे, अब आहिस्ता-आहिस्ता क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, तो आपको बहुत एडिशनल कंप्यूटर्स चाहिए, बार-बार उसकी रिप्लेसमेंट चाहिए है, बड़े-बड़े सेंटर्स बने हुए हैं जो माइनिंग कर रहे हैं बैठ के। तो उसका जो नतीजा है, उसका ये नतीजा है कि इतनी बिजली खर्च हो रही है उसके अंदर कि वो आप छोटे ममालिक ले लें जैसे अर्जेंटीना, मिस्र, इनसे ज़्यादा वो बिजली खर्च कर रहे हैं। और क्योंकि बिजली जो है वो 50% तो जो है वो उस तरह के सोर्सेस से होती हैं, कोयले से और इन चीज़ों से, तो वो एक नॉन सस्टेनेबल है। उसके नतीजे में तकरीबन 40 मिलियन टन जो है एमिशन हो रहा है। तो अगर आप ये बताएं कि मैं और आप एक दूसरे को पेमेंट कर रहे हैं, पहले जो जनरल पेमेंट्स होती हैं उसमें एक सेंट्रलाइज वो होता है अथॉरिटी जो इधर से उधर पेमेंट ट्रांसफ़र कर रही होती है, वो बहुत आसान होती है। तो अगर आप ये वाला जो करते हैं, उसमें आपको पब्लिक बेनिफिट जो है नहीं हो रहा होता, मगर उसमें एनवायरनमेंट का बड़ा नुकसान हो रहा होता है, और वो इस वक्त वेस्ट के अंदर बड़ा मसला यही है। उनको ये ख्याल है कि इससे एनवायरनमेंट का नुकसान है। और फिर ये स्पेकुलेशन ये है कि जब अगर एक एलन मस्क उसके फेवर में ट्रेड करता है तो 20% कीमत बढ़ जाती है, एक अगेंस्ट ट्रेड करता है कि तो 20, तो ये जो है स्पेकुलेशन वाला मामला है। तो मैं मुख्तसर बात अपनी ये करूँगा, मैंने खासी लंबी, कि ये माल की डेफिनेशन में तो मुफ्ती साहब ने कहा है कि माल बहुत सारा जो है वो इंटेंजिबल है इस वक्त, लेकिन जो करेंसी की डेफिनेशन है, तो सवाल ये होना चाहिए कि बिटकॉइन इनोवेटिव तो है और उसने डिसेंट्रलाइज लेजरिंग भी की है, उसने ये भी किया है कि जी कर्ज के साथ मनी क्रिएट नहीं हो रही। ये एक अच्छी एक बात है कि कर्ज के साथ जो अभी हमारी बुक में ये है कि, लेकिन जो बड़ा मसला है कि उसका नुकसान इन्वायरमेंट पे, उसका नुकसान स्पेकुलेशन पे, जो उनकी वो थी कि भाई इससे हम लोगों को लिबरेट करेंगे, इतना ज़्यादा बिटकॉइन के अलावा आपको पता है कि थ्री कितनी करेंसीज हैं जो आई हैं और तबाह हो गई हैं, लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर्स ज़ाया हो गए हैं। तो ओवरऑल अगर आप इस्लाम के अंदर देखें कि पब्लिक इंटरेस्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि लोगों की फ़ायदे की चीज़ हो, लोगों के नुकसान की चीज़ ना हो। तो अब इससे ज़ाहिर है कि अगर इससे जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, इससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो लोग लग के बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जो मेरा ख्याल है हमें कंसीडर करना चाहिए। हम्म। मुझे इसमें ये बताएं, दो तीन चीज़ें आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बोले। I'd like to give you an alternate viewpoint there. I'll start off with the fluctuation, right? So there was a time जब fluctuation बहुत ज़्यादा थी, जब वो प्राइसिंग थोड़ी थी, ज़ाहिर है अडॉप्शन का वो टाइम था, अर्ली स्टेज ऑफ अडॉप्शन थी। तो उसमें वाकई ये बात थी कि एकदम से प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, बहुत ज़्यादा कम हो जाती थी। अगर पर्टिकुलरली अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखें, वैसे $300 की प्राइस अगर $500 पे जा रही है, $200 का इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन परसेंटेज फॉर्म उस पर ज़्यादा है। अब बिटकॉइन चूँकि इतना स्वेल कर चुका है कि एक्चुअल में परसेंटेजेस इतनी ज़्यादा उस तरह से फ्लक्चुएट नहीं कर रही। बट जो एक्चुअली आई थिंक रियल ग्राफ है ना, जो लोगों को देखना चाहिए बिटकॉइन का, वो है कि अगर आप बिटकॉइन की प्राइस को प्लॉट करें अगेंस्ट द टोटल ग्लोबल डॉलर लिक्विडिटी, तो इट इज़ ऑलमोस्ट द एग्जैक्ट सेम। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने जो एडिटर हैं उनसे मैं स्क्रीन के ऊपर अपीयर भी करवाऊँ, जिससे आपको ये बड़ा क्लियर रियलाइजेशन होती है कि वाइल इट में अपीयर टू द एवरेज पर्सन के जो फ्लक्चुएशंस हैं ये कोई मार्केट सेंटिमेंट की वजह से हो रही हैं या XYZ, बट एक्चुअली इट इज़ द अल्टीमेट लीडिंग इंडिकेटर ऑफ द लिक्विडिटी इन द मार्केट, जो कि अगेन फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम का एक बाई प्रोडक्ट है कि किस तरीके से आपने इंटरेस्ट रेट को घटाया और उसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा डॉलर आया, और जब मार्केट में बहुत ज़्यादा डॉलर आया तो एक फाइनाइट रिसोर्स ऑटोमेटिकली अपनी वैल्यू बढ़ा लेता है। एंड इन मैनी वेज आई थिंक मैं अगर यूएस में देखूँ ना, तो यूएस में नोबडी इज़ बाइंग, जो एवरेज होल्डर ऑफ बिटकॉइन है, इट इज दे आर नो लॉन्गर बाइंग इट एज अ स्पेक्यूलेटिव मेथड कि यार आज खरीदूंगा कल बेच दूंगा पैसे कमा लूँगा। वो इस वजह से खरीद रहे हैं बिकॉज वो तंग आ चुके हैं डॉलर से। वो तंग आ चुके हैं कि यार बड़ा आदमी, वॉल स्ट्रीट बैंकर, ये तमाम लोग जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को प्रिंट करते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से इन्फ्लेशन क्रिएट करते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ करते हैं। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट Bitcoin as a primary hedge against liquidity is a great place. It's the simplest way कि आपने जो है ना, आप कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स में नहीं पढ़ते, आपने एक चीज़ खरीद ली, फाइनाइट है, उसने वो कर लिया। इवन गोल्ड जो है, इस चीज़ को मेजॉरिटी लोग अग्री करेंगे कि गोल्ड आर्टिफिशियली सप्रेस हुआ है बाय द वॉल स्ट्रीट बैंकर्स, और वो पेपर गोल्ड की बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डिस्कशन हुई है कि एक्चुअल गोल्ड की जो वैल्यू होनी चाहिए थी, कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ कैश दैट वी हैव प्रिंटेड ओवर द लास्ट मैनी ईयर्स, वो इससे कई ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन वो मार्केट के अंदर जितने भी लोग होल्ड करना चाह रहे हैं, उन्होंने बैन कर दिया कि जी आप जो है ना फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद सकते, और आप ETFs के थ्रू पेपर गोल्ड खरीदते रहेंगे, जैसा 1973 में पहले हुआ था कि जी आपने पेपर मनी मार्केट में फैलाया, अब वो गोल्ड का जो पेपर है वो भी इसी तरीके से मार्केट में फैल रहा है। तो बिटकॉइन जो है ना, चूँकि वो वेरीफाइड है, वो ट्रैकेबल है, तो उसके अंदर आप वो वाली गेम्स एटलीस्ट नहीं कर सकते।
एक तो उस कॉन्टेक्स्ट को आई फील लाइक अ लॉट ऑफ पीपल इग्नोर। दूसरा आई थिंक जो क्लाइमेट चेंज का भी इशू है वो मेरा क्वेश्चन उसमें यही आता है कि आई आई जस्ट फील लाइक कि अगर उसके ऊपर आप कंप्लीटली करेंसी को या एक प्रोडक्ट को कंप्लीटली डिसरिगार्ड कर रहे हैं, तो पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है वो भी इनहेरेंटली एनर्जी तो यूज़ कर रहा है। लाइक देन वी शुड गो बैक टू द गोल्ड एंड जस्ट फिजिकली वो दैट। ये आपका अच्छी आई बात थिंक आप जी, जी, मैं इसके बोलिए। ऊपर आपको पोक ज़्यादा ये नहीं करूँगा बिकॉज़ ऑब्वियसली इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि ही सेज़, शी सेज़ वो है। बट व्हाट आई वुड रियली लाइक योर ओपिनियन ऑन is then how do you reconcile with everything that you've said with gold? Gold is inherently valueless. It is something that just supposed to, generate. आज की तारीख में अगर गोल्ड जो है वो कंट्रोल होना बंद हो जाए तो वो शायद इसी तरीके से अप एंड डाउन जाएगा, और हुआ भी है पिछले दिनों। अभी जब से प्राइस एकदम से अनलॉक होना शुरू हुई तो एकदम से वो 4,500 पे चला गया, फिर एकदम से 4,000 पे आ गया। It's as speculative. Now, are we going to say कि यार gold is also a wrong currency? And देखिए should we not differentiate between trading, which may be wrong because वो एक speculation है और उसको कर रहे हैं, and genuinely holding certain things as a store of value, जो कि स्टॉक मार्केट में भी होता है कि there are speculators, there are people जो अप एंड डाउन करते हैं। अब हम स्टॉक्स को तो नहीं हराम कर सकते। देखिए, इसमें आपने जो हम बेसिकली देख रहे हैं कि करेंसी जो है, करेंसी का बेसिकली काम जो बात हुई कि वो मीडियम एक्सचेंज है। यानी अगर आपने करेंसी रखी है और उससे आप कमा रहे हैं, मनी पे मनी कमाना ही बेसिकली रिबा या इंटरेस्ट है ना, कि जो बेसिक डेफिनेशन है। तो जो गोल्ड की करेंसी, जो गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एज अ करेंसी तो मेरे ख्याल है 15वीं-16वीं सदी के बाद यूज़ नहीं हुआ। उसके बाद अगर ये यूज़ होता भी रहा है तो गोल्ड स्टैंडर्ड यूज़ होता था। गोल्ड स्टैंडर्ड ये था कि आप 10% गोल्ड रखें और उस पे जो है वो कोई 10 टाइम्स रिसीट क्रिएट कर दें, और जैसे आप आईओयूज़ कहते हैं। और उसके थ्रू ये समझे आप 1933 तक जो है वो अमेरिका में इंटरनल, और 73 तक जो है वो कुछ फिएट का भी रहा। तो इसको आप करेंसी के तौर पे तो नहीं कह सकते, गोल्ड स्टैंडर्ड की बात कर सकते हैं। और इसी तरीके से बिटकॉइन की भी बात अभी हो रही है कि बिटकॉइन करेंसी के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा। यानी करेंसी का जो मेन काम है कि जी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उससे आप चीज़ें खरीदें, जो असल में इस्लाम की जो अगर हम इस्लाम के हवाले से देखें, इकोनॉमिक्स दोनों के हवाले से देखें, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये होती है कि जिससे आप चीज़ें खरीदें। इमाम गज़ाली के अल्फाज में ये मिरर है, इसकी अपनी वैल्यू नहीं है, दूसरे की वैल्यू दिखा रहा होता है। तो इन दोनों चीज़ों के अंदर ना गोल्ड ना बिटकॉइन करेंसी के तौर पे तो यूज़ नहीं हो रहा। बिटकॉइन का तो मैंने बताया एक सर्वे अभी अमेरिका में हुआ है कि 2% से ज़्यादा उनकी ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ नहीं हो रहा, वो वैल्यू बढ़ाने के लिए या स्पेकुलेशन जिसे आप कहेंगे रखने के लिए यूज़ हो रहा है। अच्छा, दूसरा इसमें जो बात आपने बड़ी अच्छी बात की कि देखें, हमने भी हमारा भी इस बुक के हवाले से और जनरली यही बात है कि मुफ्ती साहब ने जो है बिटकॉइन पे तो एक बात की कि जी माल नहीं है, और हम्म। उसके ऊपर बात की। लेकिन पाकिस्तान में जो ट्रांज़ैक्शन बिटकॉइन से हो रही होंगी वो शायद 0.5% भी नहीं हो रही होंगी। लेकिन जो टोटल एलिफेंट इन द रूम है, जो 90% से ज़्यादा जो ट्रांज़ैक्शन हो रही हैं बैंक मनी के थ्रू, वो एक बड़ा ख़तरनाक सिस्टम है जो हमने बुक में भी डिस्कस किया है कि आप फ्रैक्शनल रिज़र्व बैंकिंग के थ्रू आप मनी क्रिएट करते हैं, और उस मनी के थ्रू के में क्या होता है कि एक साइड पे कर्ज़े बढ़ते जाते हैं, दुनिया भर के अंदर कर्ज़े बढ़ रहे हैं। हर बंदा हर यानी आपको तो पता होगा वेस्ट के अंदर तो हर गाड़ी, हर मकान, ये शायद 70-80 साल पहले लोगों के अपने थे मकान, अब वो सब मॉर्गेजेस पे जा चुके हैं। और दूसरी साइड जो है वो इन्फ्लेशन हो रही है। इन्फ्लेशन जो है वो उसको भी काउंट करने के उन्होंने तरीके बना दिए हैं कि जैसे आप बिटकॉइन का तो हम कहें कि मैंने अभी तो रिसेंटली तो बड़ी प्राइस गिरी है, $1,20,000 से वो 60,000 पे आ गया था। तकरीबन 50% उसकी प्राइस 6-8 महीने में गिर गई। तो वो फिर उसने एलन मस्क ने उसने कोई ट्वीट कर दिया, तो उसके बाद और थोड़ी वो गिर गई। तो स्पेकुलेटिव तो वो ज़्यादा है, लेकिन अगर ये आप डॉलर को देखें तो इन्फ्लेशन वहाँ इसमें दिखाते हैं 3-4%, लेकिन एक्चुअली और पाकिस्तान में थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अमेरिका, यूरोप में बहुत सारे पैसा जा रहा है मॉर्गेजेस के अंदर। तो मकानों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि वो पैसा इन्फ्लेशन में काउंट नहीं हो रहा होता, ऑल्दो कि उससे इन्फ्लेशन हो रही होती है। तो हमारा इसमें व्यू यही है कि जो हमने बुक में ही बात की कि देखें, बिटकॉइन और गोल्ड को तो आप ले लें कि वो तो करेंसी के तौर पे यूज़ ही नहीं हो सकते ना। अच्छा, करेंसी के तौर पे यूज़ नहीं होने के साथ दूसरा मसला ये है कि जो करेंसी है वो पब्लिक गुड है। जैसे आप कहते हैं ना कि दिफा जो है वो पब्लिक गुड है। इसमें ये आप हम्म। लोग नहीं देते कि भाई तुम मलेशिया अपने बना लो। अगर आप इजाज़त दे दें कि भाई हर बंदा अपनी मलेशिया बना ले, या आप हम्म। कोर्ट्स को कहते हैं कि पब्लिक गुड है, या आप कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर ख़ास तौर पे उन इलाकों में पहुँचाना जहाँ गरीब लोग हैं, वो पब्लिक गुड है। तो उसी तरीके से मनी जो है वो एक पब्लिक गुड है जिसको आप प्राइवेट सेक्टर के हवाले नहीं कर सकते। इस वक्त 90% तो हमने देखा कि बैंकिंग के हवाले हुआ है, वो मनी क्रिएट कर रहे हैं फ्रैक्शन रिजर्व से, और उससे कर्जे बढ़ रहे हैं एक साइड पे महंगाई हो रही है। और फिर ये कि ये पैसा जो है वो इसे कैंटिलन इफेक्ट कहते हैं
हैं कि पैसा किनके पास जाता है, ये पैसा आम लोगों को बेनिफिट नहीं करता। ये पैसा जो है सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर के पास आता है और फिर बड़े अमीर लोगों के पास जाता है। एलन मस्क ने अभी जिसके पास 1 ट्रिलियन की डॉलर की दौलत अभी तो टच की थी, अब तो थोड़ा नीचे आ गया है वो। उसने अभी एक मेंशन खरीदा तो वो भी बैंक के पैसे से खरीदा, क्योंकि उसे मालूम है हम्म। कि भाई पैसे की कीमत तो गिर जानी है और अपने महल की कीमत बढ़ जानी है। तो ये पैसा जो है जाता किन लोगों के पास है, ये जाता है अमीरों के पास। और उससे जो है क्या होता है कि जो एसेट्स की कीमतें बढ़ती हैं। पाकिस्तान के अंदर हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी कि पाकिस्तान ने पिछले 3 सालों के अंदर एक डॉन में रिपोर्ट आई थी कि 98% जो बैंकों ने एडिशनल लोन दिया है वो सिर्फ गवर्नमेंट को दिया है इंटरेस्ट वापस करने के लिए। ये तो या तो वो क्या कहाँ डालते हैं वो पैसा, या तो वो गवर्नमेंट को दे देते हैं, क्योंकि वो उनके पास जो पैसा होता है वो शॉर्ट टर्म होता है ना, यानी उनके पास ऐसा होता है कि आप शाम को निकाल लें। उनके पास जो पैसा होता है वो होता भी रिस्क फ्री होता है, तो वो गवर्नमेंट को दे देते हैं या फिर बड़े अमीर लोगों को देते हैं रियल एस्टेट पर डालने के लिए, जो वेस्ट में हो रहा है। तो अब मसला ये है कि ये जो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम है वो शायद ज़्यादा स्टेबल हो, क्या कहते हैं, बिटकॉइन के मुकाबले में। इतना मतलब उसमें फ्लक्चुएशन नहीं है, 5-10% की फ्लक्चुएशन बड़ी समझी जाती है। लेकिन ये जो कर्ज के साथ मनी क्रिएट हो रही है ये एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि अब देखें ना कि अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि हमारा जो डोमेस्टिक डेट है वो पिछले 15 सालों में 5 ट्रिलियन से 55 ट्रिलियन पे चला गया है। और इस वक्त तकरीबन 60% जो आपका टैक्स है, जो आप बेचारे ज़्यादातर तो गरीबों से ही ले रहे हैं सेल्स टैक्स में, वो आप इंटरेस्ट में दे रहे हैं। और वो इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है, वो बैंकों के हाथों में जा रहा है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग से जो मनी क्रिएट हो रही है वो जो काम होना चाहिए मनी का काम, कि जो पब्लिक गुड के तौर पे काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए गोल्ड की तो आप करेंसी यूज़ ही नहीं कर सकते। सब पाकिस्तान में अगर आप गोल्ड देखें तो 90% गोल्ड जो है वो क्या होगा, औरतों के जेवरात में होगा। और क्या कहते हैं, जो गोल्ड होगा, अगर आप करेंसी टू गोल्ड वैल्यू भी देखें तो करेंसी इस वक्त आपकी 40 ट्रिलियन की है, गोल्ड तो इतना नहीं हो सकता, जाहिर है बहुत कम होगा इसके मुकाबले में। तो इसका मतलब ये है कि आप फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग की बात करें तो वो फिर वही मसाइल होंगे जो अभी हो रहे हैं। तो उस लिहाज से यानी अगर हम, ये आपकी बात मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है कि करंट सिस्टम में खराबी बहुत है। और उसमें एक तरफ महंगाई, एक तरफ कर्जा, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, उसके मसाइल, ये सारे हैं। लेकिन उसका हल क्या क्रिप्टो करेंसी है। उसका क्रिप्टो करेंसी इसलिए नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी तो बिल्कुल ही जो रियासत एक पब्लिक गुड को कहता है कि भाई एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाएगा और वो माइनिंग करेंगे। एक पेमेंट की वेरिफिकेशन पे अगर आप कहें कि क्या कहते हैं, बैंकिंग तो इस वक्त आपने मिसाल दी बैंकिंग की, लेकिन बैंकिंग पे तो 90% ट्रांजैक्शन हो रही हैं। उसमें इधर से मैं आपको पेमेंट कर दूं, आप इधर से पेमेंट कर दें, ईज ऑफ पेमेंट भी है। फिर भी सारी बैंकिंग की अगर आप वो मिला लें कि भाई उसमें कितनी बिजली खर्च हो रही है, तो उसके मुकाबले में बिटकॉइन की जो माइनिंग है वो बढ़ती जा रही है। आपको पता है इसमें नए से नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं, आपको लगाने पड़ते हैं। फिर अभी लोग कह रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटर आ जाएंगे तो बिटकॉइन की प्राइवेट की को जाके तोड़ देंगे, तो सिक्योरिटी का भी मसला है। तो मेरा ये ख्याल है कि ना गोल्ड मसले का हल है इस वक्त, ना बिटकॉइन मसले का हल है। मसले का हल ये है कि जो जिस तरह से जो हमने इस बुक में बड़ी तफसील से इसके बयान किया है कि फ्रैक्शनल रिजर्व से आप फुल रिजर्व बैंकिंग पे जाएं, रियासत की मनी पे जाएं। इस वक्त जो है वो अभी मैं पिछले दिनों देखा था उसमें किसी डॉक्यूमेंट्री में कि उनसे सवाल पूछा उन साहब से कि मुफ्ती साहब ने मना किया है बिटकॉइन को कि ये जो है गलत है, तो आपके बैंक करेंसी के बारे में क्या ख्याल है। तो एक और मुफ्ती साहब थे जो उनके सपोर्टर थे, उन्होंने कहा कि ये इसलिए जायज़ है कि रियासत इसको इसकी पुष्ट बना कर रही है या पुष्ट बनाई कर रही है, रियासत ने इसको वो किया हुआ है। लेकिन ये बात वो लोग नहीं समझ रहे कि रियासत इसको जो कंट्रोल कर रही है वो इंटरेस्ट रेट के थ्रू कंट्रोल कर रही है। और वो इंटरेस्ट रेट ऐसे हैं कि अगर वो ज़्यादा हो तो वो एम्प्लॉयमेंट तबाह कर देते हैं, कम हो तो उससे मनी क्रिएट होती है और दौलत कंसंट्रेट होती है। कोई गोल्डी लॉक इंटरेस्ट रेट नहीं है इस वक्त। आप इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में कम करते हैं, दौलत कंसंट्रेट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उससे मनी की सप्लाई बढ़ी, एसेट की प्राइसेस बढ़ी, बढ़ाएं, आपकी एम्प्लॉयमेंट तबाह हो जाएगी। तो बात यह है कि ये जो रियासत को ये जो ताकत है, और आपको बताऊं कि तारीख में हमेशा रियासत ही मनी क्रिएट करती रही है। यानी स्टैंपिंग होती थी कॉइन्स के ऊपर भी, ये नहीं होता था कॉइन जर्नल है और बाज़ औक़ात उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उतनी नहीं होती थी, उस पर स्टैंपिंग होती थी। ये कोई 100 सालों के अंदर ज़्यादा हुआ है कि ये पूरी पावर हमने उठा के कमर्शियल बैंक्स को दे दी है कि वो मनी क्रिएट करें। तो इसको तो ठीक होना चाहिए, यानी इसमें कोई बात ही नहीं है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप और आगे बढ़ते जाएंगे। किसी बड़े एक मशहूर इकोनॉमिस्ट ने कहा कि इफ़ यू फिक्स द मनी यू फिक्स द सोसाइटी। उसे वो नहीं कहा कि भाई इकोनॉमी। और इब्न खल्दून का भी ये था कि अगर आपने करेंसी को तबाह कर दिया तो आप पूरी सोसाइटी को तबाह कर देते हैं। कितने मशहूर वो हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो करंट सिस्टम है वो तो तबाही वाला है पाकिस्तान के लिए खुशी तौर पर। हमारा तो बिल्कुल आपको पता है कि पहला दिन शुरू होता है, हमने 60% सूबों को दिया, 60% इंटरेस्ट दिया और फिर कर्जे लेने शुरू कर दिए।
और उससे हम्म। कर्जे लेने से मुझे और आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन वो जो फिक्स इनकम पे लोग हैं वो तबाही में आ जाते हैं, क्योंकि जितनी आप कर्जे लेंगे उतनी मनी की सप्लाई बढ़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि मैंने आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि जी करंट सिस्टम को मतलब वो है, लेकिन उसका हल किसी तरह भी बिटकॉइन या सोना सोना नहीं है। राइट, थोड़ा सा अगर मैं नंबर्स लोगों को दे सकूं, 2023 के अंदर जून में गालिबन पाकिस्तान की जो टोटल करेंसी इन सप्लाई थी वो 29.28 ट्रिलियन रुपीस थी। जून 2026 में ये नंबर जो है वो 46.86 पे खड़ा हुआ है, विच इज़ रफली अराउंड 15 to 16 ट्रिलियन रुपीज़ एक्स्ट्रा। नाउ दिस इज़ 50% इंक्रीज ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई इन द लास्ट 3 ईयर्स। अब क्वेश्चन उसके अंदर ये आता है कि लास्ट 3 ईयर्स के अंदर सोसाइटी ने अपनी वेल्थ कितनी बढ़ाई है, उसने अपनी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ाई है, उसने अपनी ग्रोथ कितनी बढ़ाई है। और अगर नहीं बढ़ाई तो ऑब्वियसली हम कहते हैं ना, इन्फ्लेशन आ गई, ईरान की जंग हो गई, इधर से यूं हो गया उधर से वो हो गया। तो आप उस सब को 2 मिनट के लिए साइड पे रखें और आप मुझे बताएं कि इफ़ एवरीथिंग होल्ड्स ट्रू, सब कुछ एग्जिस्ट करे और सब अच्छा अच्छा होता रहे जैसा कि हम चाहते हैं, कोई जंग ना हो, कोई ऑयल की प्राइसेस ना बढ़े, तो जब आप 50% अपनी करेंसी की सप्लाई बढ़ा देंगे और अंडरलाइंग मटेरियल माल वही रहेगा, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन आएगी। और ऑब्वियसली जो लोग इस वक्त पिंच फील कर रहे हैं, जिसमें उनकी हर चीज़ महंगी हो गई है, बिजली भी महंगी हो गई है, खाना भी महंगा हो गया है, उनकी तो इनकम वही है, वो तो नहीं बढ़ा पा रहे। तो वो जो 50% एक्स्ट्रा कैश है वो किधर गया है, वो किसके हाथ में गया है? और इसके अंदर खासकर जो द रीज़न वाई आई फील लाइक के ये जो कॉन्वर्जेशन अराउंड क्रिप्टो करेंसीज है वो लोगों को फ्रस्ट्रेट ज़्यादा कर रही है कि क्रिप्टो करेंसी इज़ दी ओनली थिंग जो डेमोक्रेटाइज तरीके से लोगों को एक ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ, चलें करेंसी मैं नहीं बोलता, बट ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू के एक्सेस देती है। एक लड़का अपने घर पे बैठा हुआ है, उसके पास कैश है, वो जाता है और जाके किसी बाइनेंस वगैरह को इस्तेमाल करके वो उधर कोई चीज़ खरीद लेता है, वो स्टेबल कॉइन भी खरीद लेता है ना, तो वो उसको खरीद लेता है। अदरवाइज उसके कैश का कोई उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, ऊपर बैंकर्स बैठे हुए। इसी के साथ जब ऑल्टरनेटिवली जो रफ्तार के भी रिसेंटली डॉक्यूमेंट्री आई, जिसके अंदर उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली आपको डिटेल में बताया है कि किस तरीके से बैंक्स ने धड़ाधड़ पैसे बनाए हैं, और फिर बैंक्स जो कि बड़े जितने पाकिस्तान के ज़ाहिर है चलाते हैं उसको और उनकी ओनरशिप है, उन्होंने भी पैसा बनाया। बट उसके साथ जो स्टॉक होल्डर्स हैं, जो थोड़े बहुत 8-9 लाख स्टॉक होल्डर्स हैं, उन्होंने पैसा बनाया। सो द मनी inherently ends up in the hands of very few people and majority of Pakistan suffers। तो वहाँ पर वो reconciliation बड़ी complicated हो रही है कि yes, उसका नाम क्रिप्टो करेंसी है तो वो करेंसी की फॉर्म में नहीं आएगा, लेकिन अगर फिर तो मैं कहूँगा यार गोल्ड भी हराम है, like we have to then, if that's the metrics of judging it, तो अगर बिटकॉइन को मैंने कहा है कि वो गलत है तो फिर गोल्ड भी गलत होना चाहिए। या ऑल्टरनेटिवली मैं कहता हूँ कि अच्छा अगर डिजिटल फॉर्म ख़राब है तो फिर डिजिटल डॉलर का क्या होगा, डिजिटल रुपी का क्या होगा, क्योंकि वो भी क्रिप्टो फॉर्म के अंदर स्टेबल कॉइन्स आना शुरू हो जाएंगे या हो गए हैं। तो आई थिंक इट्स अ बिट मोर नुआंस्ड एंड आई फील लाइक इट्स डिसअपॉइंटिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि पाकिस्तान में जब लोग पिस रहे हैं, पाकिस्तान में ऑलरेडी कोई ऑल्टरनेट फॉर्म नहीं अवेलेबल, तो बजाय इसके कि आप इस कंप्लीट बैन करें जो कि पाकिस्तान में हमेशा होता है, आप एक नुआंस डिस्कशन करें। यस, ट्रेडिंग शुडंट बी अलाउड, स्पेकुलेटिव वो शुडंट बी अलाउड, फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ होना चाहिए। बट आई जस्ट फील लाइक ए ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स लाइक दीज एंड अप मेकिंग द, जो सबसे बॉटम ऑफ द पिरामिड में लोग हैं ना, जो बेचारे बस सिर्फ और सिर्फ किसी को देख रहे हैं कि यार कोई आके बता दे राइट एंड रॉन्ग है तो हम उसके ऊपर कर लेंगे। मैं कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, मैं इसके ऊपर ये ज़रूर मेंशन कर जाऊंगा फॉर द व्यूअर्स के वाइल पाकिस्तान से ये फतवा आया है, देर आर मैनी अदर स्कॉलर्स इन द वर्ल्ड जो कि बिटकॉइन को पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं फॉर अ लॉट ऑफ अदर रीजंस। तो एकेडमिक वैल्यू के लिए मैं नहीं कह रहा कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब गलत हैं, मैं फंडामेंटली या फिलोसॉफिकली उनसे डिसएग्री कर सकता हूँ, लेकिन यू कैन डू योर ओन रिसर्च। जब आप उस रिसर्च को कर रहे हैं तो आप बाहर के स्कॉलर्स को भी पढ़ें। मलेशिया में बहुत अच्छा काम हो रहा है, यूके के अंदर बहुत सारे ऐसे इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर काम करने वाले लोग हैं जो कि बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट्स भी हैं और वो साथ साथ उसके पीछे पूरा रैशनल भी बयान करते हैं। तो आप अशरफ अल मखलूक़ात हैं, शऊर वाले लोग हैं, पाकिस्तानी बड़े समझदार लोग हैं, उनको एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है वो बड़ा अच्छा दिमाग बनाते हैं। तो आई वुड आर्ग्यू कि आप डेफिनेटली उसको बनाइएगा। कने साहब, मैं थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन को एक्सपैंड करके, अभी मैंने नंबर स्टार्ट में दिया 31 ट्रिलियन टू 46 ट्रिलियन। सर मुझे तो अगर एक ग्राफ अगर आप देखें ना, तो ये ग्राफ आपको एक्सपोनेंट की तरफ ज़्यादा हुआ नज़र आ रहा है फ्रेंकली। सही है। या और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, एक ग्लोबल मसला है। और इसके ऊपर जो है ना, आई जस्ट फील लाइक कि
लोगों को भी रियलाइजेशन नहीं हो रही। हमने ज़िम्बाब्वे को भी देखा है, हमने अर्जेंटीना को भी देखा है, हमने बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ को देखा है जहाँ पर वेरी रिसेंटली रनअवे इन्फ्लेशन आई और पूरा जो निज़ाम आपका चल रहा है ना वो कंप्लीटली क्रश हो गया। अच्छा, छोटे ममालिक तो फिर भी उसमें से कुछ ना कुछ गुज़ार लेते हैं, हालाँकि उधर भी बड़े मसाइल आते हैं। 250 मिलियन, 260 मिलियन की कंट्रीज़ के अंदर खुदा ना ख़ास्ता इस तरह के मसले आना शुरू हों, तो नोबडी कैन प्रेडिक्ट एंड प्रोजेक्ट कि किस किस्म का केओस बर्पा होगा। I am curious now. We've had this conversation, I think, once every year, and I'm curious ke what's happening there? You're in Islamabad. What's happening with the policymakers? Are people even thinking about it? Yes, जो है ना पार्टी चल रही है, bankers are making ball. अमीर आदमी पैसे बना रहे हैं, गरीब आदमी कौन सोचता है? देखिए, मैं अभी बताऊँ आपको कि इसका इसका वजह क्या है। ये जो 31 ट्रिलियन से जो आप 46 ट्रिलियन कह रहे हैं, हर महीने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जाती है बैंकों के पास, हर महीने, ये हर महीने की बात है, 500 बिलियन रुपए लोन लेती है और वो इंटरेस्ट में वापस करती है। मतलब एक हाथ से आपने लोन लिया और अगले हाथ से इंटरेस्ट में वापस किया। जब वो इंटरेस्ट या जैसे आप प्रॉफिट कहें वो बैंकों के अकाउंट्स में जाता है, उसमें ज़्यादातर बैंकों के अकाउंट्स में जाता है। या इस्लामिक बैंक शायद 8% दे रहे हो, कमर्शियल बैंक कुछ दे रहे हो, तो तकरीबन उसमें से हमने 80% बैंकिंग अकाउंट्स में जा रहा होता है। उससे क्या होता है, महंगाई होती है, और वो महंगाई जो है हमने पहले बात की, गरीब आदमियों को मारती है। इन्फ्लेशन सबके लिए नुकसान देनी होती, और कर्जा हम अगली जनरेशन पर चढ़ा रहे हैं। यानी जो 500 बिलियन का हर महीने कर्जा है, अब आप सोचें कि 500 बिलियन को मैं आपके जो व्यूअर्स के लिए जो है वो करता हूँ कि कंपेयर आप करें कि लाहौर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर की तीनों मेट्रो बसेस मिला लें, तो उस पर जो खर्चा हुआ है वो 500 बिलियन शायद होगा। या एहसास ये BIC प्रोग्राम है, उसका खर्चा 500 बिलियन है, ये हर महीने हो रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो इस वक्त जो कर्जा है वो 55 ट्रिलियन में पहुंच चुका है। लोग ये समझते हैं कि जो है ये कर्जे का इंटरेस्ट पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। आपको हैरानी होगी कि इस दफ़ा बजट में जो कर्जे जो इंटरेस्ट है, जिसे आप डेट सर्विसिंग ना कहें, कर्जा वापस नहीं कर रहे, जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो 8,000 बिलियन, उसमें 7,000 बिलियन लोकल डेट के ऊपर है, लोकल कर्जे के ऊपर। जो आप मैं बता ना 500 बिलियन जा रहा है हर महीने, वो 6-7,000 बिलियन बन जाता है। तो ये कर्जा बैंकों के पास जा रहा है, और बैंकों के पास, बैंकों के साथ उनके खातेदारों के पास जा रहा है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट का जब पहला दिन शुरू होता है तो उसे 60% देना होता है सूबों को। 18वीं तक में आपको पता है कि एजुकेशन, हेल्थ, ये जो लॉ एंड ऑर्डर है ज़्यादातर उनके पास है। अभी बड़ी लड़ाई भी चल रही है कि उसमें से कम किया जाए, और उसके बाद वो देना तो है। उसके अलावा उन्हें 50 से 60% तकरीबन वो उनकी जो टैक्स रेवेन्यूज हैं उसका वो इंटरेस्ट देना पड़ता है उन्हें। 50% आप लगा लें तो वो चले जाते हैं -10 पे। अब जब -10 के ऊपर शुरू हुआ, इसका मतलब यह है कि हर जो कोई वो खर्चा कर रहे हैं, कोई रोड बना रहे हैं, कोई दिफा पे खर्चा कर रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, गवर्नमेंट के अपने लोग दे रहे हैं, गवर्नमेंट के अपने लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं, ये सब कर्जे के थ्रू कर रहे हैं। और जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो दिफा के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है इस वक्त। दिफा का खर्चा वो जो है 15% है हमारे टैक्स का, इंटरेस्ट का खर्चा 45% हो गया है, जो हमारे खर्चे का वो है। और गवर्नमेंट के अपने खर्चों के मुकाबले में शायद ये 7 गुना ज़्यादा हो, और जो बेचारे गरीबों को दे रहे हैं। तो ये सिस्टम तो नहीं चलने वाला, ठीक है ना। ये सिस्टम में तो चलने क्या, मतलब इसी तरह से महंगाई चलती रहेगी। 15% महंगाई। पिछले 50 सालों में पाकिस्तान में हर साल जो मनी सप्लाई बढ़ी है वो 15% के हिसाब से बढ़ी है, जो तकरीबन 1200 गुना बन जाती है। एक्सेल पे जब आप डालते हैं तो लगते हैं कंपाउंडिंग का कितना इम्पैक्ट है कि 1200 गुना बढ़ गई, और एक्चुअल जो प्रोडक्शन बढ़ी है वो सिर्फ 9-10 गुना बढ़ी है, जिसे आप गुड्स की प्रोडक्शन कहते हैं। तो हर चीज़ 100 गुना महंगी हो गई है। तो ये मसला तो चले जा रहा है, ये हो रहा है। अच्छा, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि अभी आपने ये जो मनी का जो सिस्टम था वो आपने प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया है, और वो मनी क्रिएट कर रहे हैं। और वो ज़ाहिर है चाहते हैं, हर बैंक ये चाहता है ज़्यादा से लोन इशू करे। जब गवर्नमेंट मांग रही हो तो उनके लिए तो बड़ा ही फ़ायदा होता है, भाई रिस्क फ्री है, आप जाके लो हमसे डिपॉजिट और गवर्नमेंट को जाके जमा करा दो, कोई रिस्क भी ना लो, और ये वो करते रहते हैं। तो अब ये जो 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 सिस्टम जिसके अंदर आप फ्रैक्शनल रिजर्व के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम में आ गए, गवर्नमेंट के पास वसाइल ख़त्म हो गए, और यानी उनके पास पैसा ही, जब -20 से शुरू करेंगे, आप सोचें ना, आपके घर में आपकी सैलरी आई, और सैलरी में अगर 100 सैलरी है तो उसका अगर आपको 120 आपको पहले दिन ही खर्च कर देना है, तो आप कर्जे ही लेंगे, जो कर रहे हैं। कर्जे का मतलब महंगाई है। ये जो करेंसी बढ़ रही है, जो आप कह रहे हैं ना 31 ट्रिलियन से 46 ट्रिलियन, मैंने आपको बता दिया हर महीने 500 बिलियन का खेल है ये, कि आप कर्जा ले रहे हैं, इंटरेस्ट वापस कर रहे हैं, मनी की सप्लाई से आप गरीब मारा जा रहा है, और कर्जा हम अगली जनरेशन पर डालेंगे। क्योंकि और आप सोचें ना कि हम कैसी वो हैं कि अपने कोई बाप अगर अपने बच्चों पे कर्जा डाल रहा हो, जिसका उसके पास को कितना ख़राब कहते हैं, हम एज अ जनरेशन अपनी अगली जनरेशन को डालते जा रहे हैं। अच्छा, अब इसका सिलसिला क्या है? इसका सिलसिला ये है कि ये आप नहीं है कि गवर्नमेंट के हाथ में, ये कमर्शियल बैंकों के हाथ में, और गवर्नमेंट या स्टेट जो है उसको इंटरेस्ट रेट के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करती है। पाकिस्तान में कामयाब क्यों नहीं होता? आपको पता होगा, पिछले दिनों हमने इंटरेस्ट रेट 20% तक लेके गए थे,
6-7% से, वो सारा प्राइवेट सेक्टर की हालत खराब हो गई थी। जो उन्होंने प्रोजेक्ट लगाए थे 7% पे, वो सब अनवायबल हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी मनी सप्लाई कम क्यों नहीं कर सके? उन्होंने तो वापस किए पैसे, मगर गवर्नमेंट ने और इंटरेस्ट देना था ज़्यादा, उन्होंने और कर्जे लिए और मनी सप्लाई बढ़ती रही, जो आपने अभी नंबर बताया। तो इसका हल ये है कि वो आप जो मनी जो पब्लिक गुड है, उसको आप रियासत के पास वापस लें। रियासत के पास वापस लेने का मतलब ये है कि जो मनी क्रिएशन की पावर है, आप बैंकिंग बैंक से करवाएँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कि बैंकिंग को ये नहीं होना चाहिए कि वो नंबरों में मनी क्रिएट करे 5% रख के। तो 3 बातें इसमें अगर आप कर लें, तो पाकिस्तान इस मसाइल से निकल सकता है। पहली बात तो ये कि प्राइवेट क्रिएशन ऑफ मनी जो कमर्शियल बैंक्स की है, वो ख़त्म कर दें। देखिए, इस वक़्त हम बिटकॉइन की जो भी बात कर लें, सोने की बात कर लें, वो 0.5% से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन नहीं है उसमें, और वो होंगी भी नहीं। इसलिए कि लोग उससे ट्रांज़ैक्शन नहीं करते, उसको वो किसी और मकसद के लिए रखते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए रख लिया, कोई और काम कर लिया, या अभी हम हराम हलाल की बात हम नहीं करते। मेरा पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, उसी के ने कोई और बात की, आपने उसको कहा कि इनोवेटिव है ये, लेकिन ये जो भी है, ये ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ नहीं हो रहा। यानी 90% या 100% ट्रांजैक्शन, जो 99% ट्रांजैक्शन हो रही हैं, वो लीगल टेंडर में हो रही हैं, जो रुपए है। अच्छा, वो जो रुपए है, उसको जब तक आप सही से स्टेट के हवाले नहीं करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को आप मना कर दें मनी क्रिएट करने का, उसका तरीका 2 तरीके हो सकते हैं, बड़े आसान तरीके। आप तो टेक्नोलॉजी के, ज़ाहिर है कि हमसे ज़्यादा आपको पता है। एक चीज़ ये हो सकती है कि जो सारा जो हमारे और आपके सारे अकाउंट स्टेट बैंक के अंदर हो, ठीक है? और उसमें आप बड़े-बड़े सर्वर्स लगा दें, बड़ी-बड़ी वो जो है वो लगा दें, उसमें सारी, जैसे ना मैं हार्ड करेंसी स्टेट की यूज़ कर रहा हूँ, सॉफ्ट करेंसी भी स्टेट की यूज़ करूँ। अच्छा, उसमें ज़ाहिर है मसाइल ये हैं कि आप इनोवेशन तबाह कर देंगे, जो प्राइवेट सेक्टर के पास इनोवेशन हुआ करती है, वो पेमेंट को फ़ास्ट कर रही है। और क्या कहते हैं, वेस्ट में एक बड़ी बात ये हो रही है कि सर्वेलेंस भी कर सकते हैं, वो आपकी हर पेमेंट को चेक करना शुरू कर दें, नहीं? और अगर आपसे लड़ाई हुई तो आपको पेमेंट सिस्टम से बाहर फेंक दिया उन्होंने। तो इसका बड़ा इनोवेटिव तरीका, या जिसका बड़ा कहना चाहिए कि सीमलेस मेथड ये है कि आप फुल रिज़र्व बैंकिंग पर चले जाएँ, कि मेरे बैंक में जितने पैसे पड़े हुए हैं, अगर हमारे हबीब बैंक में सब 5 ट्रिलियन के डिपॉज़िट्स हैं, मीज़ान के अंदर शायद 4 ट्रिलियन के डिपॉज़िट्स होंगे। तो उन्होंने अभी सिर्फ 5% कैश रखा हुआ है, ताकि मैं और आप जाएँ तो एटीएम से निकाल लें, और 5% उन्होंने स्टेट बैंक में रखा हुआ है। फुल रिज़र्व बैंकिंग ये कहता है कि भाई, आप टोटल का टोटल जो है 5% कैश तो रखा है, आपका स्टेट बैंक में अकाउंट 95% होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अब आप जो है, जब आप लोन देंगे, तो आप रियल सेविंग पे देंगे। यानी मैं अगर सेव करूँगा और मेरा पैसा निकलेगा तो किसी के पास जाएगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा नहीं। तो पहली बात तो ये कि आप प्राइवेट बंदों लोगों से मनी क्रिएशन की पावर वापस लें, और उसका बड़ा आसान तरीका फुल रिज़र्व बैंकिंग है, जिसको फ्रीडमैन कहता है कि इसको आप दिनों में नाफिज कर सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट है, वो कहता है कि बगैर किसी एडवर्स फाइनेंशियल मार्केट में इम्पैक्ट के जो आपका मनी मार्केट है, या आप कह दें कि कैपिटल मार्केट में कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होगा, और आप इसको हफ्ते 2 हफ्ते में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि आप मनी क्रिएशन की पावर वापस दें। और मनी कौन क्रिएट करे? मनी स्टेट बैंक क्रिएट करे, अभी भी क्रिएट कर रहा है वो, लेकिन वो हार्ड मनी क्रिएट कर रहा है, वो 5-10% है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मनी भी वो क्रिएट करे, और वो कितनी क्रिएट करे? जितनी जीडीपी ग्रोथ हो रही है। देखिए, मनी किस लिए है? मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे। यानी उसका क्या मतलब? उसका मैं खरीदारी करूं, मैं जाके अपने बच्चों के लिए अगर फीस पे करनी है वो पे करूं, मुझे घर के जो है दूध दही लाना है वो पे लेके आऊं, आपस में एक्सचेंज, ताकि जो बार्टर का जो सिस्टम बहुत मुश्किल था। तो ये जो मनी जो क्रिएट हो, वो उतनी क्रिएट हो जितनी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रही हैं। अगर पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म ग्रोथ 4% है, तो कोई लॉजिक नहीं है कि आप 20% मनी क्रिएट करें, महंगाई क्रिएट करें। आप 4% क्रिएट करें। और उससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि वो मनी कर्ज के बगैर क्रिएट हो। यानी अगर आप देखें ना, अगर 5,000 रुपये का नोट क्रिएट होता है, तो गवर्नमेंट को 4,995 का स्टेट को फ़ायदा होता है। लेकिन वो बहुत थोड़ी सी क्रिएट होती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मनी क्रिएट हो, तो हमने अपनी बुक में बताया है कि तकरीबन 2,000 बिलियन का ये अमाउंट होगा, जिसमें आप, इतना बड़ा अमाउंट है कि पाकिस्तान की हर गरीब फैमिली को आप 20,000 रुपये महीने के दे सकते हैं, जो 10-12 मिलियन फैमिली। अभी आप 6-7 हज़ार बिलियन क्रिएट कर रहे हैं। तो इसी से महंगाई हो रही है, क्योंकि प्रोडक्शन आपकी 4% से बढ़ रही है, और आप मनी 15% से क्रिएट कर रहे हैं। तो 3 बातें अगर आप ये कर लें कि कमर्शियल बैंकों को मनी क्रिएट करने से रोक दें, उसके बाद कमर्शियल बैंकिंग चलेगी। लेकिन कमर्शियल बैंकिंग में 2 काम करते हैं वो। एक उनका मनी का ट्रांजैक्शन है कि मैंने उसमें पैसे रखवाए और मैं पेमेंट करना करूँगा, ये मनी की ट्रांजैक्शन है। और एक उनका कर्ज या इन्वेस्टमेंट की ट्रांजैक्शन है। ये दोनों आपस में जुड़ गए। जैसे ही आप इसको अलग करेंगे, तो एक उनका जैज़ कैश या ईज़ी पैसा की तरह एक मनी अकाउंट होगा। उसमें आपने, हमारे प्रपोज़ल में है कि आप 1% तक फ़ीस लगा सकते हैं। और बैंकिंग का जो, उसमें अगर आप 40 ट्रिलियन 46 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, तो तकरीबन 460 बिलियन उनका इसमें इनकम आ जाएगी। फिर वो जब पेमेंट करते हैं, तो आपको पता है कि वो जिनको पेमेंट कर रहे होते हैं, उनसे भी कमीशन ले रहे होते हैं। लेकिन जो ज़्यादा बड़ा काम है, ये बहुत टेक्निकल काम नहीं है। आपको पता है कि तो मोबाइल फ़ोन भी पेमेंट शुरू कर दिए ना, कोई बहुत टेक्निकल काम नहीं है। और बैंकों की ब्रांचेस तो अल्टीमेटली लोग सभी कह रहे हैं कि कम हो जाएंगी। जो बैंकों का जो दूसरा काम है, इन्वेस्टमेंट वाला काम, उसमें असल पैसा है। और वो अभी पैसा जो है ना, वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वो हर सारा कर्ज दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास शॉर्ट टर्म मनी मौजूद है। अगर वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में होगा, जो उसके लिए रियल सेविंग पे वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो बैंकिंग अच्छी तरह चलेगी।
और जो महँगाई ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि महँगाई आप उतनी क्रिएट करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपको बताऊँ कि इससे ना बड़ी सीमलेस तरीके से पाकिस्तान का जो 55-60 ट्रिलियन का कर्ज़ा है, कितना बड़ा कर्ज़ा, आप सोच के हैरान रह जाते हैं कि हर बच्चे के ऊपर शायद कहते होंगे 1 मिलियन का कर्ज़ा है। इसको आप सीमलेस तरीके से ख़त्म कर देंगे। वो किस तरह ख़त्म करेंगे, ये लोगों को समझ में नहीं आ रही होती। अच्छे-अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मेरी कई इकोनॉमिस्टों से ये बात हुई, तो लोग समझने में ज़रा परेशान होते हैं कि आगे से तो जो है ख़त्म कर देंगे, पीछे का कैसे ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपको मैं बताऊँ कि बड़ा आसान तरीका है कि अगर आज आप बैंक से जाके कहें, या कि बल्कि मैं एक आम आदमी की मिसाल लूँ, उससे कहा जाए कि तुम्हारे पास 5 लाख रुपए हैं और तुम्हें उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, और उससे कहा जाए कि तुम्हें अमेरिका का वीज़ा मिल जाएगा। पाकिस्तानी तो अमेरिका का वीज़ा बहुत चाह रहे होते हैं। 1 करोड़ रुपए अपने बैंक में दिखाना है तुम्हें। तो वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि 5 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए लेने के लिए कहीं अपने दोस्तों से, अपने मतलब लोगों से पैसे माँगेगा, या अपने कोई एसेट बेचेगा, हैं? हम्म। कैश कन्वर्ट करेगा और बैंक में डालेगा ताकि मुझे अमेरिका का वीज़ा मिल जाए। अब बैंक को आप ये कहें कि भई तुम्हारे पास रखे हुए हैं स्टेट बैंक में तुमने 5% कैश रखा है, कैश की ज़रूरत तो बहुत थोड़ी है। लेकिन तुमने जो स्टेट बैंक में 5% रखा है, इसको आपको 95% लेके जाना है। ये फुल रिज़र्व का मतलब ये है। तो बैंक क्या करेंगे? बैंक ये करेंगे कि उनके पास तो ना कैश है, और ज़ाहिर है वो बिल्डिंगें तो अपनी बेचेंगे नहीं। उनके पास सारे क्या पड़े हुए हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, सुकूक, ये 70-80% पड़े हैं। सीमलेस तरीके से ये ट्रांसफ़र हो जाएँगे स्टेट बैंक के पास। और स्टेट बैंक जो है वो गवर्नमेंट की जेब है। उसके बाद हमारा प्रपोज़ल ये है कि इसको आप कैंसल आउट कर दें। तो उससे क्या होगा कि आपका अभी का कर्ज़ा ख़त्म हो जाएगा। कर्ज़ा ख़त्म होने का मतलब ये है कि बजट का खसारा ख़त्म हो जाएगा। खसारा ख़त्म होने का मतलब क्या है कि खसारा क्योंकि इंटरेस्ट की वजह से हो रहा है। ये तो आपको पता ही है कि इंटरेस्ट की वजह से हो रहा है। खसारा ख़त्म होने का मतलब ये है कि बैंक गवर्नमेंट को लोन नहीं लेने पड़ेंगे, और लोन ना लेने का मतलब ये है कि महँगाई ख़त्म हो जाएगी। तो चारों चीज़ें ये लिंक्ड हैं आपस में। तो मैं ये बताना ये चाह रहा था कि देखें, मनी को अगर आप पब्लिक गुड दे के हैं कहते हैं, तो इसको रियासत के हवाले होना चाहिए बिल्कुल, और रियासत को बिल्कुल फ़ॉर्मूले के हिसाब से करना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास ये राइट हो कि आप कोई गवर्नमेंट आई, उसको समझ में आ रहा है जी कि भई हमें ज़रूरत है, हम 20% मनी क्रिएट कर दें। अगर वो 20% हम्म। मनी क्रिएट करेंगे तो क्या होगा? वो यही होगा जो आज हो रहा है, महँगाई हो रही होगी। लेकिन कम से कम एक फ़ायदा होगा, क्योंकि वो मनी कर्ज़ के साथ नहीं क्रिएट हो रही होगी, तो अगली जनरेशन पर कर्ज़ नहीं जा रहा होगा। यानी ये अगर कोई गवर्नमेंट आती है, वो कहती है रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो कहती है कि नहीं भाई हमारा तो काम नहीं चलता, हमें डैम बनाने हैं, हमें ये करने हैं, हमें तो जी 4% तो आप बहुत कम बता रहे हैं, हम 20% करेंगे। तो 16% से महँगाई होगी। ये तो बड़ा हम्म। सिंपल है कि आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही, लेकिन उसका भी एक फ़ायदा ये है कि कम से कम आप, जिसका आपके पास कोई राइट नहीं है, अगली जनरेशन पे आप कैसे कर्ज़े चढ़ा सकते हैं? आप बताइए ना। एक बाप कैसे कह सकता है कि मैं अपने काम के लिए अगली जनरेशन पे डालते जाऊँ कर्ज़े? तो मैं हम्म। कहना ये चाह रहा था कि अगर आप सीमलेस तरीके से पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकालना चाहते हैं, तो आप बाहर निकालें, और उसका बड़ा सॉल्यूशन बड़ा क्लियर है। ये सॉल्यूशन है। फिर आप बिटकॉइन के उस पे आप, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं भाई इसकी कोई इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ तो हो सकती है, गोल्ड भी इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ हो सकती है, करेंसी के तौर पे यूज़ नहीं हो सकता। ये मतलब ये बड़ा क्लियर है। करेंसी के लिए की जो ताकत आती है ना, वो आती है इससे कि उससे आपको टैक्स की पेमेंट कर दें। अगर आज पाकिस्तान में ये अलाउ कर दें ना कि बिटकॉइन से आप टैक्स की पेमेंट भी कर सकें, और तो आपकी इकोनॉमी इतनी छोटी है कि ये हिला देंगे आपको बिल्कुल। तो अब हम्म। लीगल टेंडर्स एक बड़ा रियासत का काम होता है कि भई जैसे आप कहें कि बड़ी हैरानी हो, कोई कहे कि फ़ौज को आप आउटसोर्स कर दें। तो हम्म। करेंसी क्रिएशन जो है ना, वो बेसिकली रियासत का काम है, और रियासत को ने अब छोड़ दिया है पिछले 100 सालों से। उसने कमर्शियल बैंकों के हवाले कर दिया है। अब अगर आप कहेंगे कि कंप्यूटर के हवाले कर दें, तो फिर आपके कर्ज़े वहीं होंगे, बैंक वैसे ही मनी क्रिएट कर रहे होंगे, तबाही वैसे ही रहेगी और फ़ायदा नहीं होगा। तो उसके लिए आपको फंडामेंटल चेंज करने की ज़रूरत है। फिर आप ये कहें कि जी सोने में किसी को रखना है, वो एज़ अ इन्वेस्टमेंट रखे। बिटकॉइन में किसी को समझ में आ रहा है कि भई कोई, अगर आप कहते हैं, कोई आलिम कहता है नहीं भई ये तो बिटकॉइन जो है वो माल की डेफिनेशन में आता है, या मुफ्ती तकी उस्मानी से कोई डिफरेंट, तो एज़ अ इन्वेस्टमेंट तो रख रहे हैं लोग आज भी ना, और कुछ लोगों ने हम्म। शायद छोड़ भी दिया होगा। लेकिन बहरहाल वो ट्रांज़ैक्शन के तौर पे कोई इम्कान इस बात का नहीं है कि ट्रांज़ैक्शन जो हो भी रही है ना, मैं आपको बताऊँ उसमें ज़्यादातर अभी पिछले दिनों एक साहब का, एक बड़ी कंपनी का डाटा उड़ा लिया था उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि बिटकॉइन के थ्रू पेमेंट करें। तो ये जो उसमें जो फ्रॉड्स हैं, क्योंकि कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो है नहीं, तो हज़ारों किस्म के जो करेंसी आई तबाह हो गई। फिर जो बिटकॉइन में जो फ्रॉड्स के सिस्टम है, उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो वो ट्रांजैक्शन के तौर पे कभी भी वो मेन स्ट्रीम नहीं बनेगा, हम्म। अनलेस कहेंगे सारा गवर्नमेंट ख़त्म हो जाए, सारे रियासतें ख़त्म हो जाएं, अपनी रियासत छोड़ दें, जिसका अभी कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि हमें ना सही समझना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। हम पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकालना चाहते हैं, तो उस मुसीबत का हल यही है कि आप रियासत अपने पास ताकत ले करेंसी की, और उसको बिल्कुल हिसाब से क्रिएट करें। तो आप ये महंगाई ख़त्म कर देंगे, कर्ज़े ख़त्म कर देंगे। उसके बाद फिर ज़ाहिर है दूसरा बहुत बड़ा मसला हमारा टैक्स का भी है, उसको भी हल करने की ज़रूरत है। ये टैक्स में ये नहीं चल सकता कि आप गरीबों से 18% सेस टैक्स ले लें और आप उनकी क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म कर दें। हमारा तो मैं बताऊँ मुख्तसर अल्फाज में हम क्या करते हैं, 18% हम सेस टैक्स में लेते हैं उनसे, 15% महंगाई में ले लेते हैं।
तो आप गरीब की तनख्वाह में से 40% तो आपने निकाल लिया, फिर आप कहते हैं 10 करोड़ लोगों का बुरा हाल क्यों है? तो वो हम्म, आपके यही तो सिस्टम है। कोई ये नहीं कह हाँ, जनरली लोग खिलाफ बात शुरू कर देते हैं मार्केट इकोनॉमी की, कैपिटलिज्म की। मेरा ख्याल है मार्केट इकोनॉमी से इनोवेशन भी होती है, फ़ायदे भी हैं, इस्लाम उसको सपोर्ट करता है, दीन उसको सपोर्ट करता है। ये जो 2 मसले हैं ना मनी क्रिएशन के और टैक्स का सिस्टम, ये बेसिकली तबाही फैला रहे हैं। और उसका इस्लाम में एक जगह तो हल ज़कात का निज़ाम है और एक ये कि रिबा का सही मायने में खात्मा। ये जो आज इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं, वो ज़ाहिर है कि उनमें भी वही मसाइल हैं कि फ्रैक्शनल रिजर्व से मनी क्रिएट करते हैं। फिर वो उनकी पॉलिसी रेट के साथ उनको लिंक रखना पड़ता है। मैंने बहुत लंबी हम्म। बात, सॉरी। नहीं, नो वरीज। मैं अगर आपसे इसको इस तरह से देखूं, देखें ये हम डिस्कशन 2 दफ़ा पहले भी कर चुके हैं, एग्जैक्ट सेम यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। मेरा लास्ट टाइम भी आपको बड़ा क्लियरली ओपिनियन याद है कि आई एग्री विद यू एवरीथिंग दैट यू आर सेइंग, फंडामेंटली, फिलोसॉफिकली, इन एवरी विच वे। शायद कह लें कि होना शायद ऑपोजिट चाहिए था, आप थके होने चाहिए थे और मैं शायद ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए था एट माई एज, बट मे बी आई हैव बिकम टू मच ऑफ अ सिनिक to expect that our rich and powerful will ever budge, because why would they, कहना बड़ा आसान है, लेकिन जब इतने सारे अमीर लोगों का मुफ्त का पैसा बन रहा है ना, मतलब कोई रिस्क फ्री अनलिमिटेड कैश, राइट? सो व्हाई वुड दे लेट गो ऑफ देयर पावर कंसिडरिंग द फैक्ट कि दे आर सो, मतलब ये इट्स नॉट लाइक कि ये कोई बेवकूफ़ लोग हैं जिनको पता नहीं है तो वो फ्रैक्शनल रिजर्व कर रहे हैं। इट्स बिकॉज देर आर वे टू मैनी पीपल जिनका सिस्टम अब चल रहा है और उस सिस्टम को आप कह रहे हैं कि यार मैं 20 करोड़ के लिए मैं या 22 करोड़ के लिए मैं 1 करोड़ को तंग करूं। उस 1 करोड़ भी नहीं है, उससे भी बहुत कम है। लाख भी नहीं होंगे, हाँ, तो वो लाख भी नहीं होंगे। तो क्वेश्चन आखिर में ये आता है कि या तो अब आप कहेंगे जी कोई रेवोल्यूशन आई, जैसे अब श्रीलंका में आई या नेपाल में आई या और जगहों के ऊपर आई, जहाँ पर आप फिर डंडे के जोर पे वो पावर लेते हैं। और जनरली हिस्ट्री में हमेशा ऐसे होता है कि जब आप फिर इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जब आप इतना ज़्यादा जुल्म ही है ना एक तरह से। और इसी वजह से इस्लाम ने कोई मैजिक के लिए नहीं आके बोला था, इट वॉज फार साइटेड इनफ टू अंडरस्टैंड कि इस तरह की सोसाइटीज़ कभी भी सस्टेन कर नहीं सकती। तो उन्होंने प्यार से आपको समझा दिया कि भाई रिबा से दूर रहो वरना तुम खुद जलील होगे। मतलब मेरा कोई वो नहीं है। तो आई थिंक वो अनलेस हम उस तरफ जाएं और उसमें आप बोलें ना बोलें, वो एक इनएविटेबल इवेंचुअलिटी है मेरे हिसाब से। मेरा मानना ये है कि अगर आप इसको नहीं टच करते तो आप क्रैश एंड बर्न करेंगे, आपको उसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। या दूसरा तरीका ये है कि आप रिजेक्ट के पब्लिक जो है ना, अगर वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि नहीं कर सकती, बड़ा मुश्किल है उस मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट करना, बड़ा मुश्किल है उस मुल्क के अंदर अपने राइट्स लेना, तो वो साइलेंट प्रोटेस्ट फिर इस तरह से करती है कि वो सिस्टम को रिजेक्ट करना शुरू हो जाती है, राइट? और उस सिस्टम की रिजेक्शन किस तरीके से आती है, दैट बिगिंस टू मैनिफेस्ट इन कि यार अगर आपने जो ये पेपर फिएट करेंसी है जो कि एक नेशन स्टेट ने बनाई हुई है, जिस नेशन स्टेट का वजूद नेशनली मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे रिलीजन ने मुझे पाकिस्तानी नहीं बनाया, ना ही उसने कहा है कि पाकिस्तान आखिर तक वो रहेगा। पाकिस्तान इज़ अ वेरी रीसेंट क्रिएशन। द नेशन स्टेट इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी रीसेंट पोस्ट कॉलोनियल क्रिएशन, एंड देयरफॉर वो नेशन स्टेट क्या करेंसी बनाती है क्या नहीं बनाती, रिलीजियसली एंड फिलोसॉफिकली मुझे कोई ₹1.5 का फ़र्क नहीं पड़ता। सो इफ़ आई गो टू क्रिप्टो करेंसीज एज अ हेज against this Ponzi scheme, which it is a Ponzi scheme, or I go to gold as a hedge against the Ponzi scheme. I don't use it as a currency. मुझे जब कोई ट्रांजैक्शन करनी है, मैं बिटकॉइन को कन्वर्ट करूंगा इनटू अ स्टेबल कॉइन और मैं ट्रांजैक्शन कर दूंगा, और जैसी मेरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी मैं बाकी पैसे को उठा के बिटकॉइन में कर दूंगा। आज भी ये पॉसिबल है, इंस्टेंटेनियस है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो जो आपका करेंसी वाला प्रॉब्लम है वो भी मेरा सॉल्व हो गया कि यार आई डोंट हैव टू यूज इट एज अ करेंसी। मैं गोल्ड को भी तो यही करता हूँ ना, गोल्ड मेरा पीछे पड़ा होता है, आगे उसके ऊपर मैं पेपर IOUs घुमा रहा हूँ सारे के सारे। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिर आम आदमी क्यों ना जाए? वो उसके बाद इस वक्त क्या ऑप्शन है, जब उसको पता है आपकी बात सर आंखों पर 3 साल से हम सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बता दें, जो आम आदमी जो बेचारा तंग आ चुका है, वो कह रहा है कि कानित भाई बात तो आपकी बहुत अच्छी है, मैं तेरोल गया ना मैं की करा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आप ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट की बात करें ना, जैसे जो हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या हम एज एन इकोनॉमिस्ट आपको बताएं कि आप मेरे पास पूछें कि मेरे पास इतने पैसे हैं क्या करूं मैं, ठीक है ना? तो उस लिहाज से तो आपकी बात हो सकती है कि आप गोल्ड में कर दें, गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही हैं, जब नीचे जाते हैं तब स्टॉक के अंदर कर दें। स्टॉक में पहले मनी के मुकाबले में तो ये चारों एसेट्स, रियल एस्टेट को आप ले लें, फाइनेंशियल एसेट्स को ले लें, आप गोल्ड को ले लें। क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोग शक शुबे में रहते हैं क्योंकि उसमें रियल बर्थ नहीं है, लेकिन इन तीनों के बारे में तो बड़ा क्लियर है कि मनी से लॉन्ग टर्म में आपको फायदा ही देंगी। ये तो बड़ा क्लियर है क्योंकि मनी 15% से गिरनी है
और जब 15% से गिरनी है, आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही, तो इफेक्टिवली इन इन चीज़ों की कीमतें 10-12% से बढ़ेंगी। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। मतलब मैं इससे एग्री कर रहा हूँ कि अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, तो लेकिन अब ये बात मैं हम तो इस वक़्त ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो 25 करोड़ लोग हैं, उनमें से 10 करोड़ लोग एक बहुत मिज़रेबल ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। और हुँ, उनके लिए आप हल कर ही नहीं सकते जब तक आप करेंसी के मामले को, टैक्स के मामले को हल ना करें ना। क्रिप्टो हुँ, करेंसी के थ्रू आप नहीं कर सकते कि इसलिए उनको कि 15% की महँगाई सहनी सहनी है। यानी हुँ, उनको अगर आप ये सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, तो वो 15% उन्हें 18% टैक्स देना है उन्हें, 15% उन्हें देनी है। तो अगर आप उन 10 करोड़ लोगों को छोड़ दें, अगर आप मुझसे इंडिविजुअल पूछें, तो मैं भी ये कहूँगा कि भई बच्चों की शादी-वादी होने वाली है, चलो भाई गोल्ड का खरीद के रख लो, फ़ायदा हो जाएगा। स्टॉक के अंदर रख लो पैसे, इसका फ़ायदा हो जाएगा। इंडिविजुअल बात के लिहाज से आप सही है। लेकिन अगर एज़ अ पब्लिक पॉलिसी के हवाले से सोचें, आप ये सोचें कि भाई पूरा मुल्क के हवाले से सोचें, अभी हम इंडिविजुअल बात तो मैंने तो आपसे एग्री कर लिया, उसमें तो बनी। हुँ। लेकिन जहाँ आपने स्टेबल कॉइन्स के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? देखिए, स्टेबल कॉइन जो है ना, वो बेसिकली जो चीज़ क्या है, वो अगर आप मैं फुल रिज़र्व बैंकिंग की बात करूँ, तो वो स्टेबल कॉइन ही की बात हो रही है। मगर उसमें फ़र्क क्या है? स्टेबल कॉइन में ये होता है, अमेरिका में जो भी स्टेबल कॉइन आए हैं, जैसे जीनियस एक्ट के थ्रू, उसमें ये है कि आप 100% रिज़र्व रखना है आपको। उन्होंने सिर्फ़ ये गुंजाइश दी है कि 3% से 3 महीने से कम की जो मैच्योरिटीज़ वाली वो है ना, ट्रेज़रीज़, वो भी रख सकती हैं, ताकि आप थोड़ा-सा हम ये कह रहे हैं कि नहीं, फुल रिज़र्व बैंकिंग में आपको 100% रिज़र्व रखना है। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़र्क ये है फुल रिज़र्व में और स्टेबल कॉइन में कि स्टेबल कॉइन एक ऑप्शन दे रहा है। वो ये कह रहा हुँ, है कि भाई ये भी है, आप इससे डिजिटल जाके ट्रांज़ैक्शन कर लें, और क्योंकि ये डॉलर बैक्ड है, तो इसकी वैल्यू डॉलर के साथ निकलेगी, ये वो होगी। तो आपने बिटकॉइन वैसे भी ट्रांज़ैक्शन तो नहीं करा, इससे ट्रांज़ैक्शन आप ज़्यादा कर सकते हो, आसान भी हो गया, क्योंकि सेंट्रलाइज़्ड लेजर्स होंगे इसके अंदर। उस तरह नहीं है कि माइनिंग-शाइनिंग हो रही हो, जो इस तरह के एनवायरनमेंट के मसले हैं, वो नहीं होंगे। तो आप डिजिटली वो कर सकते हैं कि भाई मैंने इंटरनेट पे पेमेंट करनी चाहिए, वो कर ली। लेकिन जो दूसरा मसला है, जो हम फुल रिज़र्व की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा कि अगर बिटकॉइन ना सारे लोग, ये जो स्टेबल कॉइन अगर सब यूज़ करना शुरू कर दें ना, 100%, तो इफेक्टिवली ये फुल रिज़र्व है। लेकिन अभी ये स्टेबल नहीं, लेकिन कॉइन वो फुल रिज़र्व फु सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। फुल रिज़र्व भी अगर आप वहाँ बस उस स्टेबल कॉइन को देखें और उधर तक रुक जाएँ तो फुल रिज़र्व है ना। अगर वो इट्स बैक्ड फुल 100% बाय द डॉलर एंड डॉलर इज़ ऑल फ्रैक्शनल तो डॉलर प्रिंट हो ही जाएगा। आप उसको बैक कर ही जाएँ तो स्टेबल कॉइन भी प्रिंट होता रहेगा इफेक्टिवली। नहीं, तो ये बात हो रही है कि इस वक़्त दुनिया में जो है, जो करेंसी जो वो हो रही है, यानी हार्ड करेंसी जो स्टेट की करेंसी है, वो हुँ, दुनिया में उससे ट्रांज़ैक्शन हो रही है 4-5%, ठीक है? बकिया जो है वो ट्रांज़ैक्शन हो रही है बैंकों की मनी से ना, और बैंक जो है वो हुँ, फ्रैक्शनल रिज़र्व से 10 टाइम मनी क्रिएट करते हैं। इस वक़्त ठीक है। पाकिस्तान में जो कैश होगा, कैश उतना नहीं प्रिंट हो, दुनिया में तो प्रिंट नहीं हो रहा, पाकिस्तान में फिर भी ज़रा प्रिंट कर देते हैं। तो हुँ, बात ये हो रही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मनी भी ना, यानी इलेक्ट्रॉनिक मनी हार्ड मनी की तरह स्टेट के पावर में हो, और वो क्रिएट, फिर इसका मतलब है कि आपने कमर्शियल बैंक से क्रिएशन की पावर तो खत्म कर दी, वो तो नहीं क्रिएट कर सकते जो अभी वो क्रिएट कर रहे हैं, कि 100 रुपए लिए, उससे उन्होंने ग्रेजुअली 1000 रुपए क्रिएट कर दिए, वो तो नहीं कर सकते, हुँ, क्योंकि ज़ाहिर है उनको 100% डॉलर रखने। अब मसला ये रह गया कि रियासत क्रिएट कर सकती है, ये आपने हमने पहले ही बात की कि रियासत अगर क्रिएट करेगी, तो अगर वो उसी तरह क्रिएट करेगी जिस तरह कमर्शियल बैंक क्रिएट करेंगे, तो महंगाई वैसे ही होगी। हमारे प्रपोजल में ये है कि नहीं भाई, रियासत को का सबसे बड़ा मसला क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट है, खसारा है, वो ख़त्म हो जाता है, तो अब उसको क्रिएट नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई इर्रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आए, वो क्रिएट करेगी, तो क्या होगा कि महंगाई होगी जैसे अभी हो रही है, मगर वो महंगाई आज होगी, ख़त्म हो जाएगी, अगली जनरेशन पर कर्जा नहीं जाएगा, क्योंकि वो करेंसी कर्ज के साथ नहीं क्रिएट हो रही। अभी तो देखें, कमर्शियल बैंक जब लोन देते हैं तब नई मनी क्रिएट होती है। तो स्टेबल हुँ, कॉइन की अगर आप बात करेंगे, स्टेबल कॉइन में अगर 2 चीज़ें आप कर लें, कि एक तो ये कि ट्रेजरीज़ का मामला, वो जो अमेरिका में हर चीज़ इंटरेस्ट पे चल रही होती है, तो हम ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, उस पे ना आपको डिपॉज़िट अकाउंट पे, ना आपको 100% रिज़र्व रखना है, और उस पे आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे होंगे। और दूसरी बात ये कि ये सिर्फ़ स्टेबल कॉइन सिर्फ़ एक स्टेबल कॉइन में नहीं हो, बल्कि हर बैंक के लिए भी ज़रूरी हो कि उसे भी 100% रिज़र्व रखना है। तो इफेक्टिवली आपने क्या क्या कहना है कि बात मैं कह रहा हूँ कि अगर स्टेबल कॉइन को अक्रॉस आप इकोनॉमी कर दें, तो ये फुल रिजर्व है। ये वो है कह रहा है कि जी अब आप रियासत मनी क्रिएट कर सकती है, बस वही बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको 100 to 100 एक 1 to 1 रेशो रखना है। यानी आपके पास एक स्टेबल कॉइन है तो $1 होना चाहिए। अब वो डॉलर कहाँ से आएगा? डॉलर ज़ाहिर है, या रुपए जो है वो कौन क्रिएट कर रहा है? वो स्टेट बैंक क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आपने पावर तो कमर्शियल बैंकों की खत्म कर दी। इस वक्त जो स्टेबल कॉइन हो रहे हैं, उसमें कमर्शियल बैंकों की कोई बात नहीं हो रही, वही कह रहे हैं वो अपना हुँ, काम करें। ये एक स्टेबल कॉइन एक एडिशनल चीज़ है जो बिटकॉइन के मुकाबले के लिए ले आओ, चलो भाई, इससे इसकी वो है स्टेबल, तो इससे जो है आप पेमेंट जो है इंटरनेट के ऊपर कर लें, क्योंकि ये कंप्यूटर के उसके अंदर सॉफ्टवेयर के थ्रू चीज़ें हो रही हैं। और एक सेंट्रल बैंक की एक आती है डिजिटल मनी, एक और भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो ये है कि सेंट्रल बैंक की डिजिटल मनी है, वो चाइना वाइना और ये मेरे ख्याल है कल फार ईस्ट के लोग भी कर रहे हैं। और उसमें ये है कि पूरा प्रोग्राम जो है वो सेंट्रल बैंक खुद बना देगा, और सब करेंसी उसी से डील करें, जैसे हम रुपया डील करते हैं, उस तरह डिजिटल मनी सेंट्रल बैंक की होगी। अमेरिका में और यूरोप में थोड़ा-सा स्टेबल कॉइन की तरफ वो ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत शोर मचा के भाई ये आप हमारी लिबर्टी को चैलेंज कर रहे हैं।
और ये जो बात है ना कि भाई हम सेंट्रल बैंक की मनी में करें, उससे बेहतर ये है कि सेंट्रल बैंक की मनी बैंक के पास रखी हो, या वो जो जो स्टेबल कॉइन की जो कंपनी है और वो आगे इशू करे, ताकि हमारी हर चीज़ जो है ना रियासत रिव्यू ना कर रही हो। तो ये एक तरह से वो एक ही एक सेंट्रल बैंक डिजिटल मनी आप ले लें या आप स्टेबल कॉइन ले लें, लेकिन हम इसमें ये बात सिर्फ ये नहीं करें, ये करें, हम ये करें इसको मोनोपोलाइज कर दें। यानी मोनोपोलाइज का मतलब ये कि सारे बैंक फिर यही कर रहे हो। अगर आपने एक तरफ ये रखा कि 99% जो बैंकों के पास मनी है वो तो वैसे ही क्रिएट कर रहे हैं, और आपने उसके साथ चाहे डिजिटल मनी भी डाल दी या स्टेबल कॉइन भी डाल दिए, तो उसका इम्पैक्ट 1% होगा। समझ रहे हैं? तो जो वैल्यू गिर रही होगी डॉलर की, रुपए की 15% से डॉलर की 5-6% से वो रहेगी, क्योंकि कमर्शियल बैंक तो मनी क्रिएट कर रहे हैं ना। जब तक आप बुनियाद पे नहीं, जड़ पे नहीं हिस्सा वो लगाएंगे कि भाई ये जो मनी क्रिएशन की पावर है ये है ही नहीं कि कमर्शियल सेक्टर करे, प्रॉफिट के लिए करे, क्योंकि वो तो फिर लोन इशू करने के लिए वो जाहिर है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। वो चाहते हैं कि भाई मनी क्रिएट करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरी इकोनॉमी को ना उस पे लाएं पे, यानी जिस तरह से, बस इसको आप मुख्तसर अल्फाज में ये कहें कि जिस तरह से हार्ड मनी रियासत क्रिएट कर रही है, वो डिजिटल मनी भी रियासत क्रिएट करे, किसी और को पावर ना हो, और वो उतनी क्रिएट करे जितनी आपकी रियल प्रोडक्शन बढ़ रही है, और वो कर्ज के बगैर क्रिएट करे। ये 3 बातें अगर आपने कर ली तो पाकिस्तान को आप कर्जों से बाहर ला सकते हैं। अच्छा, जो आपने बात की कि बहुत, आपकी बात ये सही है कि अमीर लोगों को फ़ायदा हो रहा है इससे। सिस्टम ही ऐसा है कि इसमें अमीर लोगों को फ़ायदा, और मुझे भी फ़ायदा हो रहा होगा, जिसके पास भी देखें एसेट्स हैं उनको फ़ायदा हो रहा होगा, आपके पास भी अगर पाकिस्तान में एसेट्स हैं आपको फ़ायदा हो रहा होगा। लेकिन बहुत से लोग जो हैं, जो हम और आप जैसे लोग, हम फिर भी सोचते हैं कि भाई ये थोड़े, यानी एक मज़हब के लिहाज से भी कि भाई आखिरत में जवाब तो देना है अल्लाह ताला को, और बहुत से लोग यानी मुल्क के लिहाज से भी सोचते हैं कि भाई 10 करोड़ लोगों का बुरा हाल है। तो इसमें ज़्यादा मसला ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं, कि ज़्यादा मसला ये है कि लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा। यानी इस वक्त जो फ्रीडमैन से पूछा किसी ने कि भाई आप फुल रिजर्व की तारीफ कर रहे हैं, तो और आप कह रहे हैं कि ये जल्दी इंप्लीमेंट हो सकता है, तो आखिर ये कि ये होता क्यों नहीं है? तो उसने 2 वजूहत बताई। एक तो उसने कहा कि जो मनी क्रिएशन है ना, ये ऐसी चीज़ें लोगों को, पब्लिक को समझ में नहीं आ रही कि कौन क्रिएट कर रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और फिर उसने कहा कि जो पावर है फाइनेंशियल सेक्टर पे के पास, जो ऑल्दो कि वो फाइनेंशियल सेक्टर अगर पाकिस्तान का टोटल उठा लें तो जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन 2.5% है। तो 2.5%, तो वो अपनी इस ताकत को छोड़ना नहीं चाहता। हालांकि उनके लिए भी फ़ायदा ये है कि वो अभी जो बैंक हिलते रहते हैं ना, अमेरिका में आप देखें हर साल 4-5 बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। तो मकसद ये नहीं होता उनका प्रॉफिट कम हो गया, मकसद ये होगा जैसे ही आप ट्रस्ट ख़त्म होता है और 5% से लोग ज़्यादा अगर बैंक के गेट पे पहुंच जाएं तो बैंक ख़त्म। पाकिस्तान में बात ये है कि पाकिस्तान में बैंक बहुत बड़े-बड़े हैं, तो अभी छोटे बैंक उस तरह से नहीं है, तो वो उन्होंने पैसा लगाया हुआ है सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। तो उनको डिफ़ॉल्ट होने का मसला नहीं होता, पहुँच जाएँगे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेंगे, आपको पैसे दे देंगे। लेकिन उससे पूरी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, जो आपने शुरू में बात की कि 30 ट्रिलियन से 45 ट्रिलियन में पहुँच गया है, तो इसकी सबसे ज़्यादा पिच तो गरीब ने महसूस की होगी, जिसकी तनख्वाह 40,000 है। आपने 3 लेकिन कितनी, आपने फिर उसका जवाब नहीं दिया ना कि पाकिस्तान में फिर आप उस अमीर आदमी को जिसका फ्री का लंच चल रहा है उसको आप क्या ऑफर करेंगे? देखिए, मैंने ना लाइफ में अब ये रियलाइज़ कर लिया है कि इट्स ऑलवेज अ ट्रेड। आप द मोमेंट आप किसी का लंच खाते हैं ना, आप उसमें अगर फ़लसफ़ा बेचेंगे ना, तो वो बंदा बहुत पावरफुल है। वो ऐसे नैरेटिव घुमाएगा, वो कहेगा यार देखो ज़रा प्रोडक्टिविटी बढ़ा गिरा रहे हैं, मुल्क को तबाह कर रहे हैं। अभी मैं छोटी सी आपको मिसाल दे देता हूँ। इस मुल्क के अंदर हर बंदा कहता है मुझे डॉलर का रेट जो है ना वो स्टेबल चाहिए। ठीक है? अब ये बेसिक, जिसने इकोनॉमी का पहला कोर्स पढ़ा होगा ना, वो बेसिक डिमांड एंड सप्लाई को समझकर ये बात समझ सकता है कि 3 साल से डॉलर का एक्सचेंज रेट स्टेबल है। 50% आपने अपनी करेंसी बढ़ाई है, ठीक है? आपकी एक्सपोर्ट्स में कोई इजाफा नहीं हुआ। आपका सब कुछ, व्हेन एवरीथिंग एल्स इज स्टेबल एंड योर करेंसी इज इंक्रीजिंग, इट बॉगल्स माय माइंड कि डॉलर सेम कैसा हो सकता है। और ऑब्वियसली वो फिर रिफ्लेक्ट होता है, वो आपका जो रियल एक्सचेंज रेट है वो 97 से अब 106 पे खड़ा हुआ है, और वो रैपिडली ग्रो कर रहा है। और वो वही है कि अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे पिछले 15 साल में, 2010 में उन्होंने बेस लाइन बनाई है, तो 2010 के बाद आप देखें तो आपको बड़े क्लियर स्पाइक्स नज़र आते हैं। वो चढ़ता है चढ़ता है चढ़ता है, 105, 106, 110 पे हिट करता है, क्रैश आता है, और फिर क्रैश जो होता है वो पेनफुल होता है, 30, 40, 50 रुपये का गिर जाता है। अब सेम चीज़ इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन आप ज़रा जाएं और मोहल्ले में जाके 4 लोगों से बात करें, वो आपको यही बताएंगे कि द मोमेंट अगर डॉलर की प्राइस गिर रही है, इसका मतलब है गवर्नमेंट पूरा परफॉर्म कर रही है। द मोमेंट डॉलर की प्राइस स्टेबल है, गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्यों? क्योंकि अमीर आदमी ने उनके दिमाग में ये डाला हुआ है, क्योंकि उसका सिस्टम चल रहा है, ठीक है? उसको इससे सरोकार नहीं है कि डॉलर की और पीकेआर की अगर पैरिटी में रखेंगे तो एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा होगा, इकोनॉमी खुद से स्टेबलाइज होगी, मार्केट इकोनॉमी होगी, जो कि इस्लाम ने भी कहा था मार्केट इकोनॉमी। उसने इस्लाम को भी घुमा दिया, और घुमा करके वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बेच रहा है जो कि कंप्लीटली ऑपोजिट टू इस्लाम है। उसने नैरेटिव भी कंट्रोल किया हुआ है, उसने पॉलिटिकल इकोनॉमी भी कंट्रोल की हुई है, उसने पॉलिटिकल कैपिटल भी कंट्रोल किया हुआ है।
तो मेरा उसमें क्वेश्चन ये आता है कि आप फंडामेंटल्स लोगों को चले बता दें कि ये फुल फ्रैक्शन रिजर्व का ये मसला ये है वो सर, हाउ डू यू फोर्स द पीपल इन पावर टू एक्चुअली लेट गो ऑफ इट, अनलेस मेरा जो द रीज़न मैं ये इसके ऊपर अब पोक कर रहा हूँ, मैं शायद अब इस नतीजे पर पहुंच चुका हूँ कि इन अ वेरी लार्ज सिस्टम विद अ लॉट ऑफ एक्टर्स एंड chaos essentially, आप उन एक्टर्स को ना, बजाय इसके कि आप एक्सपेक्ट करते रहें कि कुछ मैजिक होगा और चीज़ बदल जाएगी, जो कि इस वक्त हम मैजिक का वेट कर रहे हैं, ये तो आप एक बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में 100 और चीज़ें हैं जिसको आप कहते हैं कि मुल्क के लिए अच्छी हैं लेकिन वो नहीं होती। द ओनली वे इज़ कि आप एक्टर्स को ये बोलें कि यार स्टार्ट रिजेक्टिंग दैट सिस्टम एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग एन ऑल्टरनेट सिस्टम, तो ऑटोमेटिकली वो जो सिस्टम इटसेल्फ है ना, फॉर एग्जांपल आज की तारीख में आप कैश इज ट्रैश करना शुरू कर दें, आप ऑल्टरनेट फॉर्म्स में जाना शुरू कर दें, उनकी एसेट प्राइसेस राइज करेंगी, ये आपके बॉन्ड्स और ट्रेजरीज और इन सारों की वैल्यूज गिरना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली यू विल हैव टू कम अप विद एन ऑल्टरनेट सोल्यूशन। माई प्रॉब्लम इज द pathway टू दिस चेंज आई फील लाइक डजंट एग्जिस्ट। और अगर मैं पाकिस्तान से बाहर देखूँ ना, इस वक्त बिटकॉइन इज द वन कम्युनिटी जिसने चैंपियन किया है। वो एक्चुअली फ्रैक्शनल रिजर्व की सारी फंडामेंटल टॉकिंग पॉइंट्स जो आपके सारे, वो बिटकॉइन मैक्सिमिस्ट के, वो सारे वो लोग हैं जो कहते हैं यार ये चूना लग रहा है हमें आके, तो हमने इस सिस्टम को रिजेक्ट करना है और हमने ऑल्टरनेट के ऊपर आने, जिसकी वजह से लॉट ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर नाउ बीइंग फोर्स्ड टू प्ले बॉल विद द बिटकॉइन फोक्स और क्रिप्टो करेंसी फोक्स एट लार्ज। सो मेरा क्वेश्चन उसमें ये आता है कि यार इज देयर एनी ऑल्टरनेट pathway that leads us to fractional reserve or at full reserve, but for now is not as radical as you have proposed? कि यार one step towards that is, for example, gold backed currency, and then one step towards that is this or this and this, ताकि आप उससे एक ट्रेड कर रहे हैं कि अमीर आदमी को कह रहे हैं यार ठीक है, विल गिव यू सम टाइम टू ट्रांजिशन टू अ न्यू सिस्टम, बिकॉज ओवरनाइट चेंज मीन्स कि उसकी डेकेड्स की पार्टी आप ओवरनाइट खत्म कर रहे हैं। आप जितना भी उसको बेच दें कि देखो गरीब आदमी का फायदा हो रहा है, वो कह रहे हैं भाई मेरा वे ऑफ लिविंग ही ये था, मेरे तो दादा ने ये शुरू किया था, मुझे क्या पता मेरी क्या गलती है टाइप, यू नो। सो हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ रिकंसाइल विद दैट? देखिए, मैं ये जो बिटकॉइन की हम पहले बात कर लेता हूँ मैं, कि बिटकॉइन में ने अगर अभी कह रहे हैं कि उनके आर्गुमेंट्स तो शायद ऐसे होंगे, लेकिन उनका सोल्यूशन जो है ना, वो ये ऐसा नहीं है कि जी वो सोल्यूशन इस तरह का है कि वो मसाइल हल कर दे। बिटकॉइन में भी इस वक्त 10 जो बड़ी कंपनीज होंगी, जिनके जो लोग होंगे, उनके पास मेरा ख्याल है कि 30-40-50% जो है बिटकॉइन रखे हुए होंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो बहुत है इसमें। कोई गरीब आदमी तो, और फिर ये कि अगर एक आदमी ने ख़रीदा, अगर उसकी कीमत जो है वो 1,20,000 से आधी रह गई, तो उसके पैसे गए, और अगर उसके बढ़ गए तो फ़ायदा हुआ। तो ये एक म्यूजिकल, क्या कहना चाहिए, कि स्पेकुलेटिव गेम है। अगर आपको फ़ायदा हो गया तो आप खुश रहेंगे। और दुनिया में इस वक्त कितना पैसा है, कंसंट्रेशन इतनी हो रही है आपका, मेरा ख्याल है कि बिटकॉइन में ज़्यादा बहुत अमीर लोगों ने डाले हुए हैं पैसे, और उससे वो पैसे बना रहे हैं। तो ये हम नहीं समझ रहे कि इससे पाकिस्तान के जो आम आवाम है, अगर नौजवानों डाले होंगे तो बहुत थोड़े डाले होंगे, और वो इसमें होंगे। अगर बढ़ गया तो उन्होंने कहा चलो भाई हमें पॉकेट मनी में हमें ये फ़ायदा हो गया, और नीचे गिर गया तो वो उन्होंने कहा कि का नुकसान हो गया। तो ये बात तो नहीं है कि सोल्यूशन तो वो किसी तरह भी नहीं है, इसलिए कि वो तो पहली बात, ना वो मीडियम एक्सचेंज है, ना वो यानी ऐसा है कि जैसे आप कहें कि स्टोर ऑफ वैल्यू है, तो वो चीज़ तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपने कर लिया, फ़ायदा हो गया, अच्छी बात है, आप खुश रहेंगे। मैंने आपको इंडिविजुअल मैंने कहा कि आप देख लें सोने को, स्टॉक एक्सचेंज, इनमें ये कोई प्रोडक्शन हो रही है। स्टॉक एक्सचेंज में तो सबसे मैं समझता हूँ कि बाहर किसी न किसी हद तक आप कहते हैं कंपनियों में लगा रहे हैं तो कोई प्रोडक्शन हो रही है, उसमें भी ज़्यादा चीज़ें हैं। इसी तरीके से अगर आपने रियल एस्टेट में लगाया और आप कुछ बना रहे हैं तो वो है। अच्छा, अब बात आपने ये की कि ये अमल कैसे होगा ना, इस पे जो हम प्रपोजल, पहली बात तो ये मैं बताना चाहूँगा, टेक्निकली ना इसकी पहले तो आप ये समझ लें कि टेक्निकली इसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी आसान है कि आई आज एग्री, अगर आई अच्छा, एग्री विद दूसरा द टेक्निकल। आपने दूसरा बताया हाँ। कि टेक्निकली अगर आपने एग्री कर लिया तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देखें, अलग अलग हम स्टेक होल्डर्स पे जाते हैं कि पाकिस्तान में किसकी चल रही है। हम्म, लोग कहेंगे 90% तो फौज की चल रही है, ठीक है ना, हम्म, 90% तो फौजी की चल रही है। तो अगर आप हम्म, फौज को देखेंगे, फौज को मैं 2000, मैं आपको बताऊं कि 1998 में कराची फर्गसन से मैंने सीए किया था, उस वक्त से मैं टैक्स को देख रहा हूँ, टैक्स के ना, कि भाई कमेंट्री शमेंट्री। उस वक्त अगर फौज का जो हिस्सा होता था, वो होता था मेरा ख्याल है टोटल टैक्स का 20-22%। तो वो कम होकर आहिस्ता आहिस्ता 15% रह गया है। क्यों 15% हम्म, रह गया है? क्योंकि सबसे बड़ा शेयर तो इंटरेस्ट है, उसने खा लिए हैं पैसे। हम्म, और हम्म, अगर वो 50% वो पे चला गया तो हर एक को कम करना है अपना। दूसरा, अगर आप फेडरल गवर्नमेंट की देखें, आप दूसरे नंबर पे कहेंगे चलो 90% पावर तो फौज की है, 10% हम्म, पावर आप दे देते हैं कि भाई ये फेडरल गवर्नमेंट की है, जिसमें आप, हम्म, तो फेडरल गवर्नमेंट का मैंने आपको बताया कि पहला दिन शुरू हुआ,
उनको सबसे परेशानी ये होती है कि हम वोट लेके आए हैं, हमने खर्चा भी किया है और हम चाहते हैं कि अगर हम समझें कि उसमें से सही लोग जाएँ, 300 मेंबर हैं, हम ये नहीं बात करते करप्शन क्या हो रही है, इसको अभी हम छोड़ के एक साइड पे, हम ये कहें कि वो उनको दिखाना है कि भाई रोडें बनानी है, ये करना है, काम करना है, तब हमें अगली दफ़ा वोट पड़ेगा, हैं? तो वो उनको पता है कि जी पहला दिन उनका शुरू हुआ, उन्हें सूबों को देना है 60% और उसके बाद उन्हें 50% इंटरेस्ट देना है और खजाना खाली। अब जो हुँ, भी है उसके लिए आईएमएफ आके बैठ जाएगा, आप हर कर्जा लेंगे तो काम होगा। तो इसका मतलब है कि दूसरा स्टेक होल्डर जिसका आप कहेंगे 8-10% पावर है, वो भी तबाही का शिकार है। उसके पास भी कोई करने को है नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते होंगे, लेकिन ये कि और उसमें मसाइल भी है, वो अलग बात है कि गवर्नमेंट में कितनी करप्शन है, हम इस पे अभी फॉर द टाइम बिंग हम इसको छोड़ दें। फिर उसके बाद हम ये कहें कि जी मासेस जनरली ना, जो मासेस हैं या प्रोफेशनल लोग हैं, उस पर भी सब बात कर रहे हैं। आप जैसे प्रोफेशनल लोग हैं कि जो देख रहे हैं, हालांकि देखें उनको मुल्क के अंदर ये जो मनी का सिस्टम है उसका फ़ायदा हुआ होगा, मुझे भी फ़ायदा हुआ है। लेकिन फिर भी हम बात हुँ, कर रहे हैं कि भाई ठीक होना चाहिए, इसलिए कि बहरहाल हमें तो नज़र आ रहा है कि भाई सिर्फ इंडिविजुअलिस्टिक तो अप्रोच नहीं होगी ना, सिस्टम ख़राब हो गया है। ये नहीं कि लोग जानबूझ के कर रहे हैं, सिस्टम पूरा वो हो गया है। तो अब अगर हम इन सारे लोगों को स्टेक होल्डर्स को देखें कि अगर आप जहाँ भी हम जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, तो लोगों को समझ में आती है बात। तो ऐसा ये जो अगर आप ये कहें कि फ़ौज के पास पावर है, कुछ पावर फेडरल गवर्नमेंट के पास है, कुछ जो है, तो अगर इन सारे लोगों को इस पूरे सिस्टम से तकलीफ़ है, ठीक है? हुँ, इंडिविजुअल्स को फ़ायदा होगा, लेकिन चलती इंडिविजुअल्स की तो नहीं है। आपको पता है कि यानी ना फेडरल गवर्नमेंट में भी किसी एक आदमी की चल रही होती है, वो मतलब एक ऐसा इदारा काम कर रहे होते हैं ना। तो मैं ये कहूँगा कि हर इस वक़्त तकलीफ़ सबको है और इस तकलीफ़ का जो बेसिक लोग नहीं समझ पा रहे, आप ये कह रहे होंगे पाकिस्तान में 50 चीज़ें हैं, लेकिन ये फंडामेंटल चीज़ है। ये मनी हुँ, सिस्टम है ना, ये टैक्स सिस्टम है, ये दुनिया बस बल्कि अगर आप इकोनॉमिक्स्टों से पूछिए, वो कहेंगे बक़िया मार्केट को खुद रन करना चाहिए। गवर्नमेंट अगर जो भी चीज़ करती है ना, वो खप ज़्यादा मचाती है, गवर्नमेंट को हर चीज़ में नहीं इंटरफेयर करे। आप देखें इन्होंने सोलर लगाया, अभी पूरा हुँ, सोलर की पॉलिसी लगाई। पाकिस्तान में सारे अमीर लोगों ने सोलर लगा लिया, वो बाहर हो गए और गरीब बेचारे ₹50 यूनिट दे रहे हैं। क्या पॉलिसी हुई कि हुँ, आपका 45,000 मेगावाट्स आपने बनाया हुआ है, आपका यूज़ है नहीं और आप सोलर पे सोलर लगाए जा रहे हैं। तो हम हुँ, और आप जैसे लोगों ने शायद सोलर लगा लिया होगा, 15-20 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, हम बाहर आ गए, हमें तकलीफ खत्म हो गई। तो बात ये है कि इंडिविजुअल वो लोगों को तो कर रहे होंगे, लेकिन एज़ अ सिस्टम अगर आप देखें, तो सिस्टम में आपको लोग मिलेंगे। इश्यू ये है कि हमारी जो बात है ना, वो दुनिया लोगों तक पहुँच नहीं रही है उस तरह से। यानी अगर लोगों को पहुँचे ना कि इतना ये फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन है, और ये सिर्फ मैं तो कोई ऐसा वो नहीं हूँ, लेकिन अगर फ्रीडमैन, फिशर इतने बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट इस पे बात कर रहे हैं, की उन्होंने बात, पूरी किताबें लिखी कि भाई ये स्टेट का पावर है, ये आपको वापस होना चाहिए। तो इसको पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। मेरा ख़्याल है कि अभी हम आपकी बुक लिखी है हमने, मैं अ, आपको एक बात ख़त्म करूँ कि हुँ, हमारी बुक में कई 20 मैंने 1-2 दफ़ा प्रेज़ेंट किया, तो लोग कहते हैं कि भाई टू गुड टू बी ट्रू, कि आप ये कह रहे हैं कि भाई इससे पाकिस्तान का डोमेस्टिक कर्ज़ा ख़त्म हो जाएगा, खसारा ख़त्म हो जाएगा, महँगाई ख़त्म हो हुँ, जाएगी। तो हमने इसको तकरीबन 20 इकोनॉमिस्टों से, बैंक से रिव्यू कराया और आपको इसमें हुँ, हैरानी होगी कि फैसल बैंक के डिप्टी चेयरमैन ने इसका फ़ॉरवर्ड लिखा हुआ है। आरिफ हुँ, हबीब भाई जिन्होंने पीआईए खरीदा है अभी, नसीम बेग साहब, उन्होंने इस पे कमेंट्स बड़े बैक पेज पे उनके कमेंट्स हैं। तो ये तो हुँ, मैंने आपको 2 बैंकर्स के नाम लिए। तो हर जगह पे लोग मौजूद हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग इंडिविजुअल मौजूद हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। अगर आप सिस्टम बताएँ और सिस्टम ऐसा हो कि जो पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सके। तो मैं तो नाउम्मीद नहीं हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस बात को आगे बढ़ना चाहिए। हमें हमारा कन्विक्शन है कि अगर आप ये करें तो पाकिस्तान, देखिए अगर हम यही बात कह दें कि पाकिस्तान के कर्ज़े ख़त्म कर देंगे, तो ये हुँ, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। आपकी हर बच्चा 1 मिलियन रुपए का कर्ज़ा लेके बैठ रहा है। तो यही कितनी बड़ी बात है भाई। आप टेक्निकली देखो, तो अगर हम बात कर रहे हैं, फ्रीडमैन बात कर रहा है, फिशर ने भी अपनी बुक में लिखी है, तो आप इसकी बात तो देखो। लेकिन वो राइट। बात तक पहुँच नहीं पा रही। तो मुझे ये मैं बताएँ कि पिछले 3 साल से हमारी डिस्कशन हुई, ज़ाहिर है आई एम श्योर मेरी जो पक्की व्यूअरशिप है ना, वो अब सुन चुकी है आपको पहले भी, राइट? सो वो उनके लिए एक सवाल है कि कानित भाई बहुत अच्छी बात है, हो तो गया, मैं बिलीवर बन गया हूँ आपका। आपने फाइनेंस मिनिस्टर से बात की इसके बारे में या फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई बात हुई? आपने आर्मी चीफ से बात की या जीएचक्यू में आपकी इसके बारे में कोई बात हुई? आपने फेडरल गवर्नमेंट 2 आपने मेजर स्टेक होल्डर्स बताए। आपने कहा जी फेडरल गवर्नमेंट, एक्चुअली मैं इसको 3 स्टेक होल्डर्स में लेकर जाता हूँ। पहला फेडरल गवर्नमेंट, दूसरा आर्मी एंड थर्ड इज़ दी जिसको आर्ग्यूएबली उनके पास पावर नहीं है, दे पैरट व्हाटएवर द गवर्नमेंट ऑफ द टाइम सेज, बट लेट्स अज्यूम द रिलीजियस क्लर्जी जिनका काम ये है कि उन्होंने फिलोसॉफिकली दे हैव अ लॉट ऑफ स्वे इन पाकिस्तान। रिलीजियस क्लर्जी अगर आज जाता है और आके कहता है कि शरिया जो है ना वो फुल रिजर्व बैंकिंग के साथ है, तो ये मसला सारा ये पॉडकास्ट नहीं है जो टाइम्स आया है ये 2 मिनट के गेम में पूरे पाकिस्तान पलटा जाता है। फिलोसॉफिकली जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेन स्ट्रीम पाकिस्तान है, इन 3 स्टेक होल्डर्स में क्या आपकी बात हुई? अगर हुई तो क्या आपको रिस्पॉन्स मिला? जेन्युइन बताइएगा मुझे। नहीं, बिल्कुल जेन्युइन। देखिए, मैं अभी तक जो हम बात शुरू जब मैंने की थी, ये मेरे ख़्याल है कि
2024 की बात है, जब मैंने पहली हुँ, दफ़ा इस पे ना न्यूज़ में आर्टिकल लिखा था 3 हिस्सों में, उसके बाद बात शुरू हुई थी इसके ऊपर ना। तो उस वक़्त मुझे शुरू में ये अंदाज़ा हुआ कि जब तक ये जो बात है ज़रा यानी डिफरेंट बात हो रही है और एक आप ऐसा इनोवेटिव सॉल्यूशन, इनोवेटिव तो आप नहीं कहेंगे यानी इसके सपोर्ट टेक्निकली सपोर्ट इसकी है, तो इसको पहले पब्लिक को पता ना चलना चाहिए, प्रोफ़ेशनल लोगों को। क्योंकि अगर हम जाएँगे किसी फेडरल गवर्नमेंट के पास, आपको पता है कौन, वो तो अपने रूटीन के कामों में लगे हैं, कहाँ आप उनसे अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते कि आप अपॉइंटमेंट हुँ, ले लें, और किसके पास पावर है ये करने की? वहाँ तो आईएमएफ बैठा हुआ है पूरा। ठीक है ना? वो तो हुँ, कहेंगे हमारे पास तो पावर नहीं, हम तो आईएमएफ के उस पे कर रहे हैं। तो मैंने पहले ये सोचा था कि पहले हम ये करेंगे कि इसको ना सोशल मीडिया के ऊपर लोगों तक बात पहुँचाएँगे, ताकि उसकी एक वो डिमांड क्रिएट हो। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी हाई अप के पास जाके बताते हैं, वो कहेगा, जैसे मैंने बताऊँ कि मैंने एक आध कुछ पॉलिसी मेकर्स को बताया, तो एक साहब ने कहा टू गुड टू बी ट्रू। कहने लगे, मुझे फाइनेंस के बंदे तो नहीं थे, तो कहने लगे ये आप कर्ज़े ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तो बड़ी अजीब-सी बात है और मुझे तो नहीं समझ में आई ये बात। तो हमने पहले ये हुँ, सोचा कि इसको पब्लिक में सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा करें, तो मैंने आप जैसे माशाल्लाह जो हैं उनके साथ, ख़ासे लोगों के साथ हमने किया ताकि पब्लिक तक बात पहुँचे, किसी हद तक पहुँची। फिर हमने दूसरा जो चैलेंज किया वो ये कि हमने ये कहा कि लॉन्ग टर्म काम है, ये फ़ौरन नहीं होने वाला। तो हमने इस पे ना आर्टिकल कॉम्पिटिशन यूनिवर्सिटीज़ में अनाउंस किया, ये जो मैंने किया, तो उसपे हमने कोई 500-600 लोगों ने पिछली दफ़ा इस पे मज़ामीन लिखे और पूरे यूनिवर्सिटीज़ में कोई 30-40 यूनिवर्सिटियों में लोगों ने, हमने सेमिनार्स भी किए, एक वो काम किया। और उसके बाद हमने फिर सोचा कि जी अब हम पॉलिसी मेकर्स के पास जाएँ और लोग ये कह रहे हैं कि भई टू गुड टू बी ट्रू, तो इसके इसकी कुछ सॉलिड बैकिंग होनी चाहिए। तो मैंने पिछले अगस्त से, मैंने और हमारे 2 दोस्त हैं, सेंट्रल बैंक बहरीन के एडवाइज़र हैं सुहेब उमर, कराची से हैं, उन्होंने आईबीएस एमबीए किया है, सीएफए भी किया हुआ है उन्होंने माशाल्लाह। तो हमने मिलके ना फिर सोचा कि पूरी बुक लिखें इसके ऊपर, ताकि लोग समझें कि सीरियस बात कर रहे हैं, ये सिर्फ़ बातें नहीं कर रहे। तो हमने कोई हुँ, 5-6 महीने, मैंने उसके बाद जॉब यानी कंसल्टिंग अपनी छोड़ के 5-6 महीने बुक पे लगाए। ये बुक आई है तकरीबन मार्च में इस साल। उसके बाद अब हम सोच रहे हैं कि जो आपने कहा ना एडवोकेसी का काम जो है वो हम ज़्यादा करना शुरू करेंगे अब इंशाल्लाह। अब अलबत्ता हुँ, किताबें हमने भिजवाई हैं, स्टेट बैंक के अंदर भी मुझे आज बता रहे थे कि वहाँ पे भी डिप्टी गवर्नर्स को और कई लोगों को भिजवाई है, वहाँ डिस्कशन भी इस पे हो हुआ है खासा। इस तरह मिनिस्ट्री फाइनेंस में, मिनिस्ट्री फाइनेंस का सबसे बड़ा मसला मेरा ख्याल है ये है कि वो आईएमएफ का बिल्कुल वो है, वो हिसाब किताब बताते हैं आजकल कि भाई ये तो, लेकिन उनके पास भी जाना है बुक के लिए। और आपने जो ये इनकी बात बताई रियासत उलमा की, उसमें मैं ना सारे ही लोगों के पास गया हूँ तकरीबन। यानी मुफ्ती हुँ, तकी उस्मानी के जो बैंकिंग को देखते हैं, एक हमारे दोस्त हैं बिलाल काजी साहब, उनसे मेरी 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई। अभी हमारा शेरेटन, कराची शेरेटन में ना मैनेजमेंट एसोसिएशन पाकिस्तान ने हमारा प्रोग्राम किया था, उसमें वो भी आए हुए थे माशाल्लाह। तो हम उनको बता रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि मैंने ये कि नहीं वो पिछले बता रहे हैं तो वो कह क्या रहे हैं? वो नहीं उनका वही ओपिनियन क्या है? उनका ओपिनियन जनरली ये है कि देखें, थोड़ा-सा मैं कह रहा हूँ जनरली, अगर आप उलमा को देखें, उलमा में से एक बड़ा ज़्यादातर वो लोग कि जो तकी उस्मानी साहब ज़ाहिर बैंकिंग को देख रहे हैं ना, उलमा में तो हुँ, कई भी हुँ, होंगे, बरौनी टाउन के लोग भी होंगे। उनका व्यू ये है कि जो जो जनरली इकोनॉमिस्ट हैं या आप समझेंगे फाइनेंशियल लोगों हैं, उनको अगर ये समझ में नहीं आ रहा होता कि मनी बैंक क्रिएट कर रहे हैं, तो मुफ्ती हज़रात को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली जो आप वो बात कर रहे हैं, वो सिर्फ़ वो बात कर रहे हैं कि बैंक आगे लैंड क्या कर रहे हैं। उसको वो किसी तरह इस्लामाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि भई उसको को मुराहबा कर दिया, मुशारका कर दिया। लेकिन जो बैंकिंग की जड़ है ना, कि जो आप मनी हवा में क्रिएट कर रहे हैं नंबरों में, क्या ये रिबा है? तो ये उनको अब, यानी अब हमने इतनी बात कर ली है कि अब जनरली लोग सब सुनने लगे हैं उसको ना। मैंने पहले तो मैं याद है, हुँ, मैं 1.5 साल पहले गया था, कहने लगे पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता। ये कौन-सी मनी हुँ, ऐसे क्रिएट हो रही है, ऐसे तो नहीं होती। और ये कई लोग तो अब ये है कि लोग समझ रहे हैं। अब इसमें बात ये है कि ये बात कहना कि ये रिबा है या ये, लेकिन अगर ये रिबा यानी अगर आप ये कह रहे हैं ना कि ₹5 एक्से लेना अगर रिबा है, तो ₹100 हवा में क्रिएट करना ये क्या चीज़ है? हुँ, ये तो उससे ज़्यादा खतरा, हुँ, और ज़रर भी है, क्योंकि ये नुकसानदेह हुँ, हो रहा है पूरी इकोनॉमी के लिए, इन्फ्लेशन, महँगाई, फिर उसके साथ-साथ कर्ज़े। तो ज़रर जो इस्लाम के अंदर एक वो है, मक़ासिद शरिया के अंदर गरर भी है। तो ये सारे मसाइल मेरा ज़हन में ये था जब मुफ्ती साहब का आया ना, अभी मैं ये फ़तवा तो मैंने ये सोचा है, बल्कि किसी पॉडकास्ट से मैंने कहा भी है कि मैं इनको पूरा लिख के दूँगा कि उसपे हम स्पेसिफ़िक फ़तवा माँगेंगे कि भई हुँ, अब आप बताइए, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि जी ये स्टेट ने इजाज़त दी हुई है, इसलिए इजाज़त है, तो स्टेट ने इजाज़त इस तरह दी हुई है कि वो इंटरेस्ट रेट के थ्रू कंट्रोल कर रही है। अगर आप इंटरेस्ट रेट को ठीक समझते हैं, तो फिर तो स्टेट ने इजाज़त दी हुई है। वरना अदरवाइज़ इस पे आप बात करें कि जो अगर आप एक आधे परसेंट पे आपने बात की, तो जो 95% जो एलिफेंट इन द रूम खड़ा हुआ है, उस पे क्यों नहीं बात कर रहे? तो मैंने ये सोचा है कि एक हम ना यानी 3 जगहों पे हम कर रहे हैं। मैंने बताया यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया पे तो सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। फिर अभी एडवोकेसी, जब बुक आई है, तो हमने वो भी कहा है कि क्योंकि पहले लोग सीरियसली बात नहीं कर रहे थे। तो ये जो आपने रिलीजियस बात की है, इसमें मेरा बिल्कुल प्रोग्राम ये है कि इंशाल्लाह एक आध महीने में पूरा अच्छी तरह से लिख के ना मैं फ़तवे के लिए वो करूँगा उनके पास, जिस तरह दारुल उलूम में उस नौजवान ने भेजा ना
कि भाई मुझे एक फ़ीस पे करनी है, तो मुझे बताएँ आप। उन्होंने कहा जी ये तो माल नहीं है। तो अब हम उनको बताएँगे कि भाई ये बात आपने बिटकॉइन पे तो हम और चीज़ों में आपके साथ हैं कि उसमें उसके मसाइल हैं अपने, मगर ये बताइए कि जो बैंक क्रिएट कर रहा है मसला, वो कर्ज़ के साथ क्रिएट कर रहा है, और जिसको कंट्रोल इस रियासत जो है वो इंटरेस्ट रेट के थ्रू कर रही है, ये पूरा सिस्टम क्या है, इसको भी बताएँ आप। तो मुझे उम्मीद है कि वो करेंगे। लेकिन अगर देखें एक मसला ये हो लेकिन जाता है। उसमें आके वो कहेंगे कि जी देखें नहीं वो आपके इस्लामिक वर्ड्स आ गए ना इट्स नॉट अ फ्लैट। वो कहेंगे नहीं नहीं देखें वो अन इस्लामिक है, लेकिन हमारे इस्लामिक बैंक्स कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से जो है ना पूरा घुमा करके सेम काम जो है वो कितने खूबसूरत रैपर के साथ करें। सो you know we're all then stuck with the same thing. I just feel like we've now come to a point where the religious clergy is so defeatist कि उन्होंने कहा यार इसको हरा तो नहीं सकते, तो उसको अब अच्छी सी कॉस्मेटिक रैपर्स चढ़ा दो ताकि कम से कम जो है ना हम इस्लामिक वाले लोग जो हैं वो खुश हो जाएं कि देखो ज़रा ये वाला जो सूद है ये अच्छा इस्लामिक सूद है, और वो वाला जो है वो लेकिन ये कह रहा हूँ, जैसे आप बात कर रहे हैं, रफ्तार वालों ने अपनी दिखाई, इस पे इतनी बात हो रही है कि अब उनको बात तो करनी पड़ेगी। यानी दोनों जो मसाइल हैं इस्लामिक बैंकिंग के साथ, जब आप रियल मानों में चेंज नहीं करेंगे, तो हम्म। लोग फिर बात करते रहेंगे। तो उनको भी अपना स्टैंड लेना है। देखिए कुछ आपको डू यू जैसे मैं थिंक प्रेशर बढ़ रहा है उनके ऊपर? मेरा क्वेश्चन प्रॉब्ली ये, डू यू थिंक वो प्रेशर मुआशरे बढ़ में रहा है। बढ़ रहा है? और ये कि अगर हम ये बात जो कर रहे हैं, देखिए इसमें अगर हमारी जो आपने शुरू में स्टेक होल्डर्स की बात की ना, तो मैं आपने बताया कि जी गवर्नमेंट इसके फेवर में होना चाहिए उसको, क्योंकि वो हम्म। उसकी फौज को इसके फेवर में होना चाहिए, क्योंकि उनका सबसे बड़ा मसला इसका ये है कि उनको इस वक्त 18वीं तरमीम पे झगड़ा क्या चल रहा है, आपको पता है क्या है? कि भाई वो हम्म। कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट को बचता ही नहीं है, हम्म। इसको चेंज करो। तो पिछले हम्म। दिनों जब ये बजट आया तो उन्होंने कहा जी चेंज तो नहीं करते, इनकी पीपल्स पार्टी के साथ वो हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी चेंज तो नहीं करते, ऐसा करें कि आप ना जो हमें सूबों को दे रहे हैं पैसे, हम इसमें से इतने वापस कर देंगे। 1.4 ट्रिलियन उन्होंने कहा कि हम वापस कर देंगे, लेकिन अभी आप हाँ। ना छेड़ें 18। तो आप इस दफ़ा का जो बजट आया है उसमें आप नीचे जाके देखिए कि 60% जा रहा है सूबों को, और हाँ। 1.4 ट्रिलियन 600-700 बिलियन पंजाब दे रहा है, 300-400 बिलियन सिंध दे रहा है, वो वापस कर रहे हैं। तो ये जो इतना बड़ा झगड़ा चल रहा है इसीलिए चल रहा है कि उन्हें पता है कि भाई कोई ये बात नहीं कर रहा कि भाई 50% तो आपका इंटरेस्ट में जा रहा है, जब तक आप, हम्म। और वो कहीं बाहर नहीं जा रहा। या तो ये कहो ना कि आईएमएफ लेके जा रहा है, वर्ल्ड बैंक लेके जा रहा है, ये जा रहा है बैंकों को, बैंकों के खातेदारों को जा रहा है उसमें से। बैंकों के खातेदारों को भी कोई फायदा नहीं, इसलिए कि देखें ना, अगर आपने बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं, आपको 8% मिल जाते हैं, तो फायदा क्या, हम्म। आपको 10% का तो नुकसान हो जाता है इन्फ्लेशन का। तो जो पूरा सिस्टम जो रिग्ड हो गया है, उसको तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर हम स्टेक होल्डर की बात करें तो इसमें मुखालफत जो होगी ना, वो अगर होगी, यानी वो ज़रा बैंकिंग साइड पे होगी, आप उनसे ताकत वापस ले रहे हो, उसमें इस्लामिक बैंक भी शामिल होंगे, मेरा ख्याल है। लेकिन उनमें हम्म। से जो सही लोग होंगे वो बहरहाल सपोर्ट में आएंगे, इसलिए कि हम्म। जैसे मैंने आपको बताया कई बैंकर्स ने हमारे बुक पे लिखा है, उनको पता है कि आप पावर वापस ले रहे हैं। ये फैसल बैंक वाले जो चेयरमैन हैं, डिप्टी चेयरमैन, उन्होंने लिखा कि मैं 45 साल से, आप उनका फॉरवर्ड पढ़ें, कहने लगे मैं 45 साल से मुख्तलिफ बैंकों में देख रहा हूँ, मुझे बुक ने मेरी आंखें खोल दी कि किस तरीके से इसके इम्पैक्ट हैं, इकनॉमिक सोशल इम्पैक्ट। तो लोगों को अगर आगाह करेंगे तो मेरा ख्याल है जो सही लोग होंगे, आप जैसे लोग हैं जिनको शायद फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन अगर वो हम वो फिर इसके फेवर में आना चाहिए उनको। और देखें हम्म। हमारा काम तो ये कि हम कोशिश करें। अच्छा, मैंने एक और चीज़ और भी सोची है कि शायद हम थोड़े दिनों में कोर्ट्स में भी बात करें कि भाई ये जो मनी क्रिएशन की पावर है, ये तो अदालत, अगर आपका पड़ोसी जो है वो 5,000 का नोट छाप दे तो क्या होगा, हम्म। उसको 10 साल की कैद हो जाएगी। हम्म। इफेक्टिवली बैंक तो हर हर नोट के साथ नंबरों में मनी क्रिएट कर रहे हैं। तो आप ये जो पब्लिक वो है, आपने कैसे ऐसी इजाज़त दी हुई है कि जो रियासत की पावर है, उसने आपने कैसे पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ इजाज़त दे दी। तो मैं सोचा था हम्म। किसी वक़्त जो है वो, जैसे आपने रिलीजियस की बात की ना, आपका क्या ख़्याल है कि अभी क्रिप्टो पे मुफ्ती तकी उस्मानी ने फतवा दिया कि सब लोगों ने छोड़ दिया होगा? नहीं, मेरा नहीं ख़्याल कि ऐसा, क्योंकि दूसरे फतवे भी आ गए होंगे। क्या ख़्याल है आपका? कुछ लोगों ने हम्म। छोड़ा होगा, उनके वो होंगे। तो ये भी बिल्कुल ज़रूरी है जो आपने कहा ना कि फतवे के लिए भी बात करेंगे, लेकिन एक पाकिस्तान में जो चलती है वो कोर्ट्स की चलती है। यानी कोर्ट्स की चीज़ सर जो भी पाकिस्तान में कोर्ट्स कितनी चलती, पाकिस्तान में एक ही चलती है, उनके पास जाएं जाके उनसे बात करें। मैं आपको यहाँ पर ख़त्म करते हुए एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2024 की बात है, 2024 की बात है। डीजी बजट्स पाकिस्तान आर्मी के उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी। मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ उनकी प्रेजेंटेशन देख के, जिसमें उन्होंने बेसिकली प्रोजेक्ट किया पाकिस्तान का बजट और पाकिस्तान का एग्जैक्टली ये मसला जो आपने कहा ना, डेट का मसला। और उन्होंने उसके अंदर एक ग्राफ दिखाया। उन्होंने कहा जी 2024 में हम खड़े हैं, इस वक्त कितना है, 35-40% जो भी है, ये बढ़ते 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 अगर इस पे चलता रहा तो उन्होंने दिखाया कि जी बाई 2032 93% ऑफ योर एंटायर फेडरल बजट विल बी कंज्यूम्ड बाय डेट और डेट पेमेंट्स और इंटरेस्ट एसेंशियली। पेमेंट, हाँ, डेट तो और लेते रहते हैं। हाँ तो वो उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा जी हम तो एक बहुत जो है ना एज पे खड़े हुए हैं तबाही के और सारा ये सारा कुछ।
मुझे जो उस वक्त फीलिंग आई ना, जाहिर है द सिनिक इन मी वाज लाइक सर अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो आप प्लीज़ इसको सॉर्ट आउट करें, आपने बैंकर्स को बिठाया हुआ है, वो आपको मजीद घुमा के वही पिल दिए जा रहे हैं। बट जो पहली चीज़ अच्छी नज़र आई वो ये नज़र आई कि जी उन्होंने प्रोजेक्शंस तो निकाली हुई, उनको भी पता है ये मसला है, ठीक है, वो आंखें बंद करके नहीं चल रहे, वो एक्चुअली जेन्युइनली इसके ऊपर परेशान है। मुझे ये लगता है कि उनके पास ये लाइक यू सेड कि जी सोल्यूशन नहीं है, जाहिर उनका काम नहीं है, वो एक इदारा चलाते हैं, वो मुल्क की मैक्रो इकोनॉमिक्स को नहीं समझ सकते। मुल्क की मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए या तो वो किसी गोरे को बुलाते हैं जो आईएमएफ की शक्ल में आता है और आकर के उनको दुनिया की फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग बेचता है, या वो जब पाकिस्तान में जाते हैं तो आप नोटिस करिएगा पिछले सारे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स, फाइनेंस का काम बैंकर नहीं कर सकता, क्योंकि फाइनेंस का काम जो इकोनॉमी का काम है उसके लिए एक बहुत डिफरेंट फिलॉसफी चाहिए, पूरी दुनिया में ये थॉट प्रोसेस होता है। हमारे यहाँ कंटिन्यूसली बैंकर क्यों आता है? क्योंकि हमारे यहाँ बैंकर ने जो बुक्स को चेपी लगानी होती है ना, वो चेपी लगाता है आके उन 2-3 सालों के लिए। अनफॉर्चुनेटली वही बैंकर आकर के कान भरता है, वो कहता है सर ये तो सारा चूना लगा रहे थे आपको, आपके टेन्योर के अंदर हम आपको ऐसे घुमाएंगे शुम 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 करके के सिस्टम चल जाएगा। मुझे ये लगता है पर्सनली there is the realization there because I saw that presentation. I know for a fact that they were looking at this. It's not like कि बस वो आंखें बंद करके ऑस्ट्रिच की तरह बैठे हैं। मुझे ये भी लगता है कि they probably at night also know that the banker उनको चूना लगा रहा है, but in the absence of a better alternative, you will always go with the shiny suit. And I think Kanid bhai, I've always given you a tough time, and that's only to push you further. I don't mean to do it. But I also think you've done incredibly well in building that base and building that narrative. And I think I was one of the first ones to have that conversation with you. मुझे भी बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि आपका मैं नाम डालता हूँ यूट्यूब के ऊपर, 50 पॉडकास्ट्स हैं, hundreds of thousands of views हैं. It is a growing movement. I just also now feel like you are big enough to now hit it where it hurts and hit it where it actually makes an impact. The fact of the matter is मैं नहीं मान सकता, आप ये कोर्ट्स वाली बात तो मेरे से ना ही करें, वो दैट्स द बिगेस्ट पाकिस्तान में घुमाने के लिए वो है, पीछे जाएं डायरेक्ट जिनको फ़र्क पड़ता है, उनको फ़र्क पड़ेगा ना, आप फिर वो कोर्ट में डाल दीजिएगा, वो 2 दिन में आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। लेकिन अगर उनको नहीं समझा पाए, आगे कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर आई थिंक आई वुड रैप इट अप। आई थिंक आप एक कमेंट देना चाह रहे हैं, आई टेक दैट बिफोर आई कोर्ट्स में जाने की एक वजह ये भी है, या फतवा लेने की, जो आप कह रहे हैं कि शायद आपने उस पर भी मना किया था ना कि फतवा भी शायद आपके फेवर में ना आए। हम ये सारी चीज़ें इसलिए कह रहे हैं कि पब्लिक में आगाही भी हो, साथ साथ ये एक जो अवेयरनेस मूवमेंट है ना, कोर्ट में जाते हैं तो ज़रा एक बातचीत शुरू होती है इस पर। अभी तक इतनी हमारी अवेयरनेस नहीं हुई है कि जो के साहिब नहीं हुई है। वो मरतबा अंसार अब्बासी साहब ने अपने कॉलम में लिखा कि भाई इस पे ना वो गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ कि कोई आके आपसे वो कर रहा हो कि भाई आपको किसी सीरियस जगह पे, हमने अपनी बुक्स तो भिजवाई हैं, लेकिन शायद ये वजह हो कि अपने चक्करों में ही लगे हुए हैं, अपने रूटीन के कामों में लगे हुए हैं, तो उनको किसी आउट ऑफ बॉक्स की बात ही नहीं हो रही है, शायद ये वजह हो। तो ये जो हम थोड़ा स्टाइलिश भी होता है ना, अब वो रफ्तार की डॉक्यूमेंट्री आई है इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर, वो जिस स्टाइल में करते हैं इधर टुश टुश करके, तो वो जाहिर है कि पब्लिक लाइक्स दैट एज वेल। आई थिंक आपका काम था कि आपका काम शायद सब तक पहुंचना नहीं था, आपका काम ये था कि जो थॉट लीडर्स हैं ना उन तक पहुंच जाएं, आगे थॉट लीडर्स खुद। अब हमारी मल्टीपल टाइम्स बात हुई है, उसके ऊपर मेरी 15 और वीडियोस हैं जिसके ऊपर मैंने बैठ के ये चीज़ लोगों को समझाई है, उसके ऊपर शायद 1.5-2 लाख व्यूज़ हैं। वो आई थिंक थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं ट्रिकल डाउन करके, वो आपका ही थॉट प्रोसेस है, वो आहिस्ता आहिस्ता मैसेज तक पहुंच रहा है, और वो मूवमेंट इनडायरेक्टली आई थिंक ग्रो कर रही है वन वे और द अदर। आपका ख्याल है अब एडवोकेसी पे काम करना चाहिए? इसी बुक तो हमने मार्च में आ गई है, अब हम ज़्यादा फोकस मेरे ख्याल है करते हैं इसके ऊपर इंशाल्लाह। 100%। कानिज भाई, थैंक यू सो मच एज ऑलवेज फॉर टेकिंग द टाइम आउट। इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर, एंड मैं हमेशा की तरह ये बात बोलूँगा, बड़े कम लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि इतने आइडियलिस्ट हैं और इतना ज़्यादा वो अभी भी उम्मीद भी रखते हैं, इतनी ज़्यादा हिम्मत भी रखते हैं। बड़ा मुश्किल काम है, मुझे मालूम है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि लोगों को आई थिंक सबसे ज़्यादा एजुकेट करना जितना मुश्किल काम है ना, थैंकलेस काम है, मुश्किल काम है। आप अपने मेहनत करके, अपने पैसे लगा के, अपनी एनर्जीज लगा के कर रहे होते हैं, अगला जो है ना वो बहुत ईजिली आता है और आपको डिमीन करता है। तो थैंक यू फॉर योर सर्विस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक आज शायद नहीं, बट हिस्ट्री में आपका कहीं ना कहीं नाम लिखा जाएगा फॉर द एफर्ट दैट यू आर डूइंग। इट इज़ एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, एंड आई थैंक यू फॉर एवरी आउंस ऑफ एफर्ट that you're putting into it, and I hope inshallah one way or the other, even if not in the most idealistic manner, this will push the country and overall our civilization in the right direction. Thank you so much for coming in. जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू।
एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, हमेशा की तरह मुझे आके नीचे बताएं। अगर आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं और आपके लिए ये नई चीज़ है, नीचे बुक की लिंक मैं डेफिनेटली डालूंगा। लास्ट टाइम इनफैक्ट कानिश भाई, लास्ट टाइम आपका मसला ये था, आपकी बुक की लिंक पता नहीं वो एक लिंक के अंदर एक और लिंक के अंदर एक और लिंक करके कोई सिंपल सी मुझे दे दें जिसके ऊपर लिंक के डायरेक्ट PDF खुल जाए। आई ट्राई टू पुट अप अ डायरेक्ट अच्छा, लिंक आउट देयर। मैं अभी भेज देता हूँ। मुझे पिछले एक्चुअली ना, तकरीबन 2 महीनों में कोई 2000 हुई है। माशाल्लाह। हाँ, क्योंकि मुझे मैं आपको अभी भेज लास्ट टाइम मैंने डाला तो मुझे हबीब बैंक AG ज़ुरिक के इस्लामिक बैंकिंग के हेड है, उनका मैसेज आया। उन्होंने कहा यार ये तो किताब जो उन्होंने पूरी वो देखी, उन्होंने कहा जी ये किताब की लिंक जो है खुल नहीं रही। मैं कहा यार ये कैसे हो सकता है? तो वो आई थिंक वो मल्टीपल उसमें हॉप्स हैं, तो अगर डायरेक्ट लिंक मिल जाए बेस्ट हो जाएगा। बट आई विल पुट द डायरेक्ट लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन बिलो। यू गाइस कैन चेक दैट आउट एज वेल। फॉर पीपल हु हैव हर्ड ऑफ दिस बिफोर, आप बताएं आपको कौन सा वे फॉरवर्ड बेहतर लगता है? डू यू थिंक कि हमें फुल रिजर्व की तरफ हॉप ही करना चाहिए, उसी की तरफ तहरीक चलानी चाहिए, या डू यू थिंक कि आप इतने सिस्टम से डिसइल्यूजनड हो चुके हैं कि आप कह रहे हैं कि भैया मैं तो गोल्ड और क्रिप्टो में ही चल रहा हूँ, बाकी कनित भाई अगर सक्सेसफुल हो गए तो हम वापस आ जाएंगे? व्हाट आर योर थॉट्स, व्हाट आर योर वाइब्स? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बट नॉनदलेस, it was Sayyid Muzammil Hasan Zaidi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.